हिंदी 621। अरे वह मुझे बहका रही है। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन, संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। सभी लोग पहाड़ से नीचे उतर गए, लेकिन उन्होंने छोटा शहर नहीं छोड़ा। आसमान में अंधेरा छाने लगा था, इसलिए किसी को भी जाने की जल्दी नहीं थी। उन्होंने इस छोटे शहर में एक और रात रुकने का फैसला किया। मेजबान ने उनके लिए एक शानदार डिनर पार्टी भी रखी थी ताकि वे एक दूसरे से बातचीत कर सकें। प्रतियोगिता के बाद सभी को बैठकर अच्छी बातचीत करनी चाहिए। यह माउंट सेंट का भी विचार था। हर देश के लिए हित सबसे महत्वपूर्ण था। छोटे देश सुरक्षा के लिए बड़े देशों के साथ जुड़ने को तैयार थे। बड़े देशों के लिए भी यही कूटनीति थी। शाम 7 बजे भोज शुरू हुआ। हॉल में रोशनी जगमगा उठी। सजावट बहुत शानदार थी और मेज पर अनगिनत स्वादिष्ट भोजन और पेय रखे गए थे। काले कोट और सफेद शर्ट पहने हुए परिचारक हॉल में आगे पीछे घूम रहे थे। जब वांग टिंग और उनकी टीम वहां पहुंची तो हॉल में पहले से ही चहल पहल थी। लगातार बातचीत और हंसी की लहरें सुनाई दे रही थीं। देश जिया के आगमन से कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। देश जिया इस आयोजन का सबसे बड़ा विजेता। हर किसी को उलझन महसूस हुई, खासकर जब उन्होंने उस युवक का उदासीन चेहरा देखा। कई लोगों की भावनाएं भड़क उठी। मिस डैन, मिस्टर वांग टिंग, कंट्री बोअर से दरवान उनका स्वागत करने आया। एड्स बाय पब फ्यूचर, जैसा चाहो खाओ पियो और अच्छी नींद लो। हम कल देश लौट जाएंगे। डैन ताइक्सुआन ने सभी को आगे ले जाकर उनसे बात की। दरवान और कंट्री बोअर के लोग असाधारण रूप से उत्साही थे। वेलेरिया अपने चेहरे पर एक भोली और शुद्ध मुस्कान के साथ वांग टेंग को परेशान करती रही। वांग टेंग निराश हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वेलेरिया उसे जाने क्यों नहीं देना चाहती थी। क्या बहुत ज्यादा अलग दिखना कोई गलती थी? उसका इरादा फ्लर्ट करने का नहीं था। इसके अलावा ये तितली थोड़ी ज्यादा मांसल थी। वह इसे संभाल नहीं सका। वांग टेंग ने अजीब लेकिन विनम्र मुस्कान दी। झू युशाओ और जी जिमिंग, जो उसके बगल में खड़े थे, अपनी हंसी दबा रहे थे और उसे सहानुभूति भरी नजरों से देख रहे थे। तुम उसकी बात क्यों नहीं मान लेते? झू युशाओ ने आवाज देकर उससे कहा। चले जाओ। वांग टेंग झल्ला गया। वह मुड़ा और उन खुशमिजाज लोगों को घूरने लगा। सौभाग्यवश अन्य देशों से लोग आए और उसे बचा लिया। इस दौरान वांग टेंग ने लगभग हर देश को हराया था। उसने बाकी सभी शीर्ष प्रतिभाओं को पछाड़ दिया था। कोई भी उसकी प्रसिद्धि नहीं छीन सका। जिन देशों के साथ जिया के अच्छे संबंध थे, वे बातचीत करने के लिए आए। यहां तक कि वे लोग भी, जिनका अपने देश के साथ ज्यादा संपर्क नहीं था, अपना चेहरा दिखाने आए। बातचीत का सबसे अच्छा नियामक शराब थी। सभी ने एक दूसरे के गिलास बदले और जी भरकर शराब पी। वांग टेंग को चिंता नहीं थी। उसके शरीर को देखते हुए शराब पीने से उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला था। ये लोग जल्दी जल्दी आते और चले जाते, ज्यादा देर तक नहीं रुकते। वे खुद को अच्छी तरह जानते थे। अपनी योग्यता के आधार पर उन्हें वांग टिंग और कंट्री जिया का ज्यादा समय लेने का अधिकार नहीं था। प्रसिद्ध होने पर कैसा लगता है? झू युशाओ ने वांग टिंग को धक्का दिया और चिढ़ाते हुए पूछा। वांग टिंग ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। अद्भुत, तुम्हें इसका अनुभव कभी नहीं मिलेगा। झू युशाओ को लगा कि कोई उसके दिल पर मुक्का मार रहा है। वह भूल गई कि यह आदमी बेशर्म और नीच व्यक्ति है। जब उसने उसे चिढ़ाने का फैसला किया तो वह क्या सोच रही थी? अभी उसके साथ कुछ गड़बड़ जरूर हुई होगी। इसी समय एक और व्यक्ति वहां आया। इस बार वहां केवल एक ही व्यक्ति था। एड्स बाय पब फ्यूचर, और वह एक महिला थी। झू युशाओ ने उसे देखा और हैरान रह गया। वह यहाँ क्यों है? यह महिला व्हाइट ईगल नेशन की मार्शा थी। देश जिया और व्हाइट ईगल राष्ट्र के बीच संबंध थोड़ा अस्पष्ट था, तो वह यहाँ क्यों थी? सभी लोग उलझन में थे। वांग टेंग को भी कुछ समझ नहीं आया। उसने गहरी सोच में अपनी ठोड़ी को छुआ। क्या वह उसके सुंदर रूप से धोखा खा गई थी और एक शानदार लंबी दूरी के रिश्ते का अनुभव करना चाहती थी? यदि हाँ, वांग टेंग ने उसकी कामुक आकृति और लंबी टांगों पर नजर डाली। अचानक उसे लगा कि वह इस विकल्प पर विचार कर सकता है, भले ही वह थोड़ा अनिच्छुक था। आखिरकार दूसरों को अस्वीकार करना अच्छा नहीं था। अरे वह यहाँ है। जल्दी करो और अपनी लार पोंछो। झू युशाओ ने अपनी जांघ पर कोहनी मारी और फुसफुसाया। वांग टिंग ने अनजाने में अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपना मुंह पोंछा। वहां कुछ भी नहीं था। उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी और झू युशाओ को घूर कर देखा। अंत में वह उसकी चाल में फंस गया। हालांकि उसकी बातों में कुछ सच्चाई थी। मार्शा पहले से ही उसके सामने थी। उसे लग रहा था कि वह जानती है कि वह क्या सोच रहा है।
जब वह उसे देख रही थी तो उसके चेहरे पर एक अस्पष्ट मुस्कान थी। खांसी, क्या बात है? वांग टेंग ने अजीब तरह से खांसते हुए कहा। उसने सख्त चेहरा बनाए रखा और गंभीर स्वर में पूछा, क्या आप एक महिला को खड़े होकर बात करने देंगे? मार्शा ने पूछा। यहाँ बहुत सी सीटें हैं, आप कोई एक चुन सकते हैं। वांग टेंग को लगा कि यह महिला झगड़ा कर रही है, इसलिए उसने चुपके से अपनी आंखें घुमा ली। असंवेदनशील आदमी, एड्स बाय पब फ्यूचर। मार्शा का चेहरा काला पड़ गया। उसने उसे घूरा और अपनी टांगे क्रॉस करके बैठ गई। आज रात उसने अपनी युद्ध वर्दी नहीं पहनी थी। इसके बजाय उसने एक सुंदर काले रंग का गाउन पहना था जो उसके सुडौल शरीर को दिखा रहा था। उसकी लिपस्टिक चमकदार लाल थी और हवा में परफ्यूम की हल्की महक थी। वह अद्भुत लग रही थी। वांग टेन को मानना पड़ा कि यह महिला बेहद आकर्षक थी। NOWELLBEJAN.COM। जब उसने अपनी टांगे क्रॉस की तो उसकी गोरी त्वचा का एक हिस्सा दिखाई दिया। क्वोफी, यानबो और झाओ युवानबू तुरंत ही उस दृश्य से आकर्षित हो गए। उन्होंने अनजाने में अपनी लार निगल ली। यहां तक कि म्यू जिगुओ और जी जिमिंग, जो ज्यादातर समय परिपक्वता से पेश आते थे, चुपके से उसकी ओर देखते थे। उनके दिल पिघल रहे थे। हम यारों, झू यूशाओ ने घृणा से उनकी ओर देखा। मार्शा ने अपने बगल में मेज पर रखा वाइन का गिलास उठाया और कहा, इस वर्ष के एक्सचेंज का मुख्य आकर्षण बनने के लिए बधाई। वांग टेन का चेहरा अजीब था। क्या तुम सच में मुझे बधाई देने आए हो? क्या इसमें कोई समस्या है? मार्शा ने ऐसा दिखावा किया जैसे वह नहीं जानती कि वह क्या कह रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, जब तक तुम खुश हो। वांग टेंग ने आंखें सिकुड़ी और मुस्कुराया। चाहे वह जो भी योजना बना रही हो, उसे विश्वास था कि उसकी सतर्कता के कारण वह उसके जाल में नहीं फंसेगा। वांग टेंग ने अपना गिलास उठाया और उसका गिलास छुआ। उसने शराब का एक घूंट लिया और कहा, धन्यवाद। ठीक है, मौज मस्ती करो। मैं अब तुम्हें बीच में नहीं रोकूंगी। मार्शा वहां नहीं रुकी। शराब पीने के बाद वह जाने के लिए उठ खड़ी हुई। तुम तो अभी से जा रहे हो? क्वो फेई और अन्य लोगों ने आश्चर्य से पूछा। वांग टेंग भी दंग रह गया। क्या यह महिला सचमुच उसे बधाई देने आई थी? क्या वह कुछ गलत समझ गया? वह बिना किसी हिचकिचाहट के चली गई। क्या इसका मतलब ये था कि उसके मन में उसके लिए कोई विचार नहीं था? या वह बिल्ली और चूहे का खेल खेल रही थी? वांग टेन के पास अपनी फ्लर्टिंग स्किल्स का इस्तेमाल करने का कोई मौका नहीं था। यह महिला स्क्रिप्ट के अनुसार काम नहीं कर रही थी। उसे कैसे पाएं? उसने आंखें सिकोड़कर और मन ही मन सिसकते हुए कहा। उसने अंतिम चाल चलने का फैसला किया, कुछ न करना। इस समय सुंदर पीठ अचानक रुक गई। मार्शा ने पलटकर वांग टेन को आंख मारी, उसकी जीभ उसके होठों से फिसल रही थी। हम फिर मिलेंगे। वांग टेंग, अरे यार, वह मुझे बहका रही है। एक सर्वांगीण फसल। अनुवादक, हेनी ट्रांसलेशन। संपादक, हेनी ट्रांसलेशंस। वांग टेंग ने मार्शा को देखा, जो दूर जा रही थी। उसके दिमाग में एक वाक्य आया, कभी भी किसी महिला के हुनर को कम मत समझो। हे राक्षस, उसे नाराज नहीं करना चाहिए। वह उसे नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। वापस आओ, वह चली गई है। डैन ताइक्सुआन ने उसकी ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, खांसी, मैं तो बस यही सोच रहा था कि उसके पास क्या क्या तरकीबें हैं। कृपया मुझे गलत मत समझिए, वांग टेंग ने कहा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर विश्वास करूंगा? डैन ताइक्सुआन ने गुस्से से कहा। क्या वह महिला मुझसे ज्यादा सुंदर है? वेलेरिया ने उदास चेहरे के साथ वांग टेंग को नाखुश भाव से देखा। हॉन्फना, वांग टेंग ने डर के मारे तेज सांस ली। हालांकि पहले तो क्यू फेई और अन्य लोग उससे थोड़ा ईर्ष्या कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने वांग टेंग को इस निराशाजनक स्थिति में देखा तो वे बहुत खुश हुए। तुम इसी के लायक हो। इधर उधर फ्लर्ट करने का यही नतीजा होता है। वांग टेंग ने वेलेरिया को गंभीरता से देखा और कुछ देर तक विचार किया। फिर उसने कहा, तुम उससे बेहतर दिखती हो। सब लोग। कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? वैंग टेंग ने वेलेरिया को सांत्वना देने में बहुत प्रयास किया। हालांकि उसके जाने के बाद दूसरे देशों की सुंदर महिला योद्धाएं उसके पास आईं और उसे बधाई दी, मानो वे मार्शा से प्रेरित थीं। कुछ ही मिनटों में वांग टेंग को बो सेनेवियस ने घेर लिया। घटनास्थल पर मौजूद सभी लोग ईर्ष्या से जल रहे थे। वह महिलाओं के बीच लोकप्रिय है। गेराल्ड ने हंसते हुए कहा। यह सामान्य है। उत्कृष्ट नरों को पहले संभोग करने का अधिकार है, अर्नोल्ड ने कहा। पफट। गेराल्ड का चेहरा अजीब हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्नोल्ड ऐसा कुछ कहेगा। उसके मुंह से शराब की धार बह निकली। क्या मैंने कुछ गलत कहा? अर्नोल्ड ने पूछा।
नहीं, ये समझ में आता है। गेराल्ट के होंठ कांप रहे थे। दूसरी तरफ फोर्टेस का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने मार्शा की तरफ देखा और उससे पूछा, तुमने उसे बधाई क्यों दी? मार्शा को धमकाना आसान नहीं था। जब उसने फोर्टेस के सवालिया लहजे को सुना तो उसका चेहरा ठंडा हो गया और उसने जवाब दिया, अपनी हैसियत पर ध्यान दो। तुम्हें मेरे काम में दखल देने का कोई हक नहीं है। फोर्टेस इनकार नहीं कर सका। एड्स बाय पब फ्यूचर। ठीक है, फोर्टेस, इसे शांत रखो। योक असहाय महसूस कर रहा था। इन प्रतिभाओं में मजबूत व्यक्तित्व थे। वह उन सभी को एक साथ संभाल नहीं सकता था। लेकिन उसने फिर भी मार्शा को याद दिलाया, मार्शा, देश जिया के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। बेहतर होगा कि तुम अपना ख्याल रखो। मुझे पता है। मार्शा ने सिर हिलाया और चुप रही। फोर्टेस ने नाक सिकोड़ी और वांग टेन की ओर देखा। उसकी आंखों में ईर्ष्या की चमक उभरी। श्यूएन चुपचाप उसे एक तरफ से देख रहा था। दुनिया की कोई भी चीज उसे प्रभावित नहीं कर पा रही थी। एग्लिरो ने जब ये दृश्य देखा तो उसने अपनी हथेलियां आपस में जोड़ ली। प्रतियोगिता के दौरान जो कुछ हुआ था उसे याद करते हुए उसकी आंखों में एक चमक सी चमक उठी। वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। क्या उसे दुनिया में प्रवेश करना चाहिए और वांग टेन की तरह साधना करनी चाहिए? फूलों के एक खेत में बिना किसी पत्ते के चले। उसने प्रतियोगिता के बाद ऑनलाइन ये वाक्य पढ़ा था। उसे यह वाक्य बहुत समझ में आया। कई अनुभवों के बाद आप मूर्ख नहीं बन सकते। वांग टेन को यह नहीं पता था कि उसके अनजाने कार्य के कारण एक भिक्षु भटक गया था। रात करीब 10 बजे भोज समाप्त हुआ और भीड़ तितर बितर हो गई। वांग टेंग ने राहत की सांस ली। उसे कभी नहीं पता था कि औरतें इतनी डरावनी हो सकती हैं। जब वह उनसे घिरा होता था तो वह खुश भी होता था और दर्द भी महसूस करता था। उसके हाव भाव देखकर सभी अवाक रह गए। जब आपके सामने कुछ अच्छा है तो आप इतने अनिच्छुक क्यों दिखते हैं? क्यू फेई ने ईर्ष्या से पूछा। ये सही है। ये बहुत ज्यादा है। अगर आप इतने अनिच्छुक हैं तो आप हमें मौका दे सकते हैं, यान बो ने सहमति जताई। तुम समझ नहीं रहे हो। महिलाएं डरावनी होती हैं, खासकर जब उनकी भीड़ होती है। संख्या के मामले में तो वे और भी ज्यादा डरावनी होती हैं। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। अरे, तुम तो नाटक कर रहे हो। क्यू फेई और अन्य लोग उसे मारना चाहते थे। ठीक उसी समय माहौल शांत हो गया। जो तुमने कहा था उसे दोहराओ। हत्या के इरादे से भरी एक ठंडी आवाज हवा में गूंज उठी। वांग टेंग का सिर सुन्न हो गया। उसने अपनी गर्दन को अकड़कर घुमाया और डेन ताइक्सुआन और झू युशाओ के काले चेहरे देखे। वह अजीब तरह से हंसा। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैं पहले विदा लूंगा। वह भाग गया। रात को वांग टेंग अपने होटल के कमरे में रुके। वह सोफे पर पैर मोड़कर बैठ गए और अपनी कमाई गिनने लगे। उन्होंने विशेषता पैनल निकाला। पहली चीज जो उसके दर्शन में आई वह थी जीवन की उत्पत्ति 1375। जीवन की उत्पत्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। वांग टेंग को लगभग महसूस हो रहा था कि उसका जीवन काल बढ़ रहा है। कोई भी व्यक्ति लंबे जीवन के लिए मना नहीं करेगा, है ना? इसमें कोई संदेह नहीं कि जीवन की उत्पत्ति उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। ज्ञानोदय 230/3000 शाही क्षेत्र। आत्मा 256/3000 शाही क्षेत्र। वांग टेंग की आत्मा और ज्ञान दोनों ही शाही क्षेत्र में थे। इसलिए उनकी वृद्धि थोड़ी धीमी थी। वे अभी भी 200 रेंज पर रेंग रहे थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि वह पहले से ही पृथ्वी पर अधिकांश लोगों की तुलना में अधिक शक्तिशाली था। भले ही वृद्धि धीमी थी, लेकिन वह चिंतित नहीं था। उसकी आध्यात्मिक शक्ति अभी भी उसका तुरुप का पत्ता थी। दरअसल वह बहुत तेजी से प्रगति कर रहा था। अन्य लोगों को अपनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत अधिक समय लगाना पड़ता था। अगला, सेनाएं। धातु बल 7500/10010 सितारा। लकड़ी बल 6780/10010 सितारा। जल बल 9230/10010 सितारा। अग्नि बल 6350/10010 सितारा। पृथ्वी बल 7420/10010 सितारा। वांग टेंग ने अपनी पांचों सेनाओं को देखा। उन सभी ने बहुत बड़ी छलांग लगाई थी। वह तुरंत संतुष्ट हो गया। एक्सचेंज इवेंट प्रतिभाओं का जमावड़ा था। हर कोई ब्रिगेडियर जनरल स्तर और उससे ऊपर था, इसलिए हर किसी ने जो विशेषता बुलबुले गिराए वे बड़े थे। यही कारण था कि उनकी सेना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ये सभी बल ब्रिगेडियर जनरल स्तर के अंतिम चरण में थे। वे सफलता प्राप्त करने के करीब थे। बर्फ बल 5320/9009 सितारा।
जहर बल 4570 बटा 5000 7 स्टार। पवन बल 650 बटा 7000 8 स्टार। बिजली बल 820 बटा 10,000 10 स्टार। NO वेल बी इन डॉट सी ओम। उसके 4 उत्परिवर्तित तत्व भी बढ़ गए, खास तौर पर उसकी बिजली शक्ति। ये सीधे 10 सितारा ब्रिगेडियर जनरल चरण तक पहुंच गई। उसे इसके लिए स्वयं का शुक्रिया अदा करना चाहिए। वह कितना अच्छा आदमी था। फिर वहां बल तारामंडल था। नक्षत्र बल अग्नि 353। सिस्टम का डिस्प्ले थोड़ा अजीब था। ये केवल मूल्य दिखाता था, क्षेत्र नहीं। यह क्षेत्र संभवतः उपलब्ध नहीं था क्योंकि उसका नक्षत्र बल बहुत कम था या उसने अपने सभी बलों को नक्षत्र बल में परिवर्तित नहीं किया था। लेकिन इस आदान प्रदान के बाद उनके नक्षत्र बल में वृद्धि हुई। एकमात्र शक्ति जो नहीं बढ़ी, वह थी उसकी अंधेरी शक्ति। इस बारे में सोचने पर यह समझ में आया, ऐसी जगह पर अंधेरी प्रेतात्माएं क्यों होंगी जहां सभी देशों की शीर्ष प्रतिभाएं थीं। चेतना के संदर्भ में वांग टेन की उपलब्धियां उल्लेखनीय थीं। उनकी सभी चेतना विशेषताओं में सुधार देखा गया। लिटिंग बैटल कॉन्शियस 285 बटा 10,000 प्रथम स्तर। पवन आत्मा चेतना 312 बटा 1000 प्रथम स्तर। सांप कुंडल चेतना 150 बटा 1000 प्रथम स्तर। ये तीनों गुण नए गुण थे। हर एक गुण में कुछ न कुछ खूबियां थीं और ये अत्यंत उपयोगी चेतन गुण थे। उनमें से लिटिंग बैटल कॉन्शियस अपनी युद्ध क्षमता को बढ़ाने में सक्षम था, विंड सोल कॉन्शियस अपनी गति बढ़ा सकता था, और स्नैक कॉइल कॉन्शियस एक युद्ध तकनीक थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। उनकी अन्य चेतनाएं इस प्रकार थीं। बर्फ भाला चेतना 365 बटा 1000 प्रथम स्तर। 5 तत्व मुट्ठी चेतना 6850 बटा 8000 8वां स्तर। मेटल ब्लेड कॉन्शियस 6770 बटा 7000 7वां स्तर। फायर ब्लेड कॉन्शियस 7520 बटा 8000 8वां स्तर। वाटर ब्लेड कॉन्शियस 5110 बटा 7000 7वां स्तर। वुड ब्लेड कॉन्शियस 890 बटा 3000 3रा स्तर। अर्थ ब्लेड कॉन्शियस 3280 बटा 5000 5वां स्तर। धातु तलवार चेतना 1460 बटा 8000 8वां स्तर। जल तलवार चेतना 3480 बटा 6000 6ठा स्तर। अग्नि तलवार चेतना 2880 बटा 9000 9वां स्तर। पृथ्वी तलवार चेतना 3960 बटा 6000 छठा स्तर। लकड़ी तलवार चेतना 2980 बटा 4000 चौथा स्तर। ये वे विशेषताएं थी जो वांग टेन को उपयोगी लगी। उन्होंने अलोकप्रिय हथियारों के लिए कई सचेत विशेषताएं सीखी थीं, लेकिन उन्होंने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। ये चेतन गुण उसके लिए उपयोगी नहीं थे, भले ही उसने उन्हें अपना लिया हो। मुट्ठी के प्रति सचेत, ब्लेड के प्रति सचेत और तलवार के प्रति सचेत, ये 3 सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली सचेत विशेषताएं थी। वह उन्हें नहीं छोड़ेगा। उसने अपनी मुट्ठी चेतना को अपने 5 तत्व मुट्ठी चेतना में मिला दिया था। भविष्य में वह अपनी ब्लेड और तलवार चेतना के लिए भी ऐसा ही करेगा ताकि उसके लिए एक अद्वितीय युद्ध कौशल बनाया जा सके। जब उसने एग्लेरो के साथ युद्ध किया तो उसने पंचतत्व मुट्ठी का प्रयोग किया और उसे कष्ट दिया। उसने अभी अभी अपनी 5 तत्व मुट्ठी बनाई थी, इसलिए जब वह भविष्य में इसे पूर्ण करेगा तो यह अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। उसे लगा कि वह कोई महान उपलब्धि हासिल कर सकता है। ये रास्ता केवल उसके लिए था। वांग तेंग ने निर्णय लिया कि वापस जाने पर वह इसका समुचित अध्ययन करने के लिए कुछ समय निकालेंगे। उन्हें कुछ युद्ध तकनीकें और शास्त्र भी मिले, लेकिन उनमें से ज्यादातर आकाश रैंक पर नहीं थे। इसलिए उन्होंने उन सभी को छोड़ दिया। वह अहंकारी तो नहीं हो रहा था, लेकिन गैर आकाशीय शास्त्र अब उसके लिए उपयोगी नहीं थे। सबसे बड़ा लाभ निस्संदेह अग्निसार शास्त्र था जो उन्होंने एग्लेरो से प्राप्त किया था। यह इनका देश का एक प्राचीन ग्रंथ था और इसमें साधारण बल को नक्षत्र बल में बदलने की एक मोटी विधि लिखी हुई थी। जब वांग टेंग बल रूपांतरण ग्रंथ बना रहे थे तो ये बहुत मददगार साबित हुआ। युद्ध की तकनीकों के लिए एकमात्र ऐसी तकनीक जो उसकी आंखों को चमका सकती थी, वह थी आध्यात्मिक भ्रम। एग्लेरो के साथ लड़ते समय उसने आध्यात्मिक भ्रम की शक्ति का प्रयोग किया था और उसे काफी उपयोगी पाया था। यदि वह पर्याप्त रचनात्मक था तो वह आध्यात्मिक भ्रम का उपयोग अपनी इच्छानुसार कर सकता था। प्रतिभा के संदर्भ में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि अंतिम स्टेज लाइटनिंग प्रतिभा और आइस कोकून फिजिक थी। ये उत्परिवर्तित तत्व थे और अत्यंत दुर्लभ थे, खास तौर पर आइस कोकून फिजिक। सामान्य लोगों में यह नहीं होता। शारीरिक प्रतिभा का जन्म दुर्लभ था।
कंट्री स्नो ने अपने जैसे छोटे देश में एक प्रतिभा को पाने के लिए कई पीढ़ियों तक अपना भाग्य आजमाया होगा। लेकिन चाहे ये कितना भी दुर्लभ क्यों ना हो, वांग टेंग को ये फिर भी मिल गया। एक बग के रूप में वह अनुचित हो सकता है। अपनी उपलब्धियों को गिनने के बाद उसने एक लंबी सांस छोड़ी। जब उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उनमें से दो तेज चमक निकली। वह उठकर खिड़की के पास गया। जैसे ही उसने शांत और अंधेरी रात के आसमान को देखा, वह धीरे धीरे शांत हो गया। उसे चिंता थी कि वह भी वही गलती करेगा और अपनी पिछली जिंदगी की तरह ही अधूरा जीवन जिएगा। उसे चिंता थी कि उसका परिवार गायब हो जाएगा और उसकी जिंदगी चुपचाप खत्म हो जाएगी। नतीजतन वह बिना आराम किए अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। अपनी निरंतर प्रगति के साथ वह अंततः पृथ्वी पर मार्शल योद्धाओं के पिरामिड के शीर्ष पर खड़ा होने में सक्षम था। उसके पास खुद की रक्षा करने की कुछ क्षमता थी और उसके परिवार को इससे लाभ हुआ। वह संतुष्ट था। माउंट सेंट पर चढ़ना। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन, संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। अगली सुबह सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आकर बिस्तर पर पड़ी। वांग टेंग अपने मुलायम गद्दे पर पैर मोड़कर बैठा था। कंबल को छुआ तक नहीं गया था। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में एक रंगीन चमक चमकी और एक पल में गायब हो गई। यह दिव्य लग रहा था। वह बिस्तर से उठ गया और कंबल पर केवल हल्का सा निशान छोड़ गया। यह उनके शरीर की शक्ति पर शक्तिशाली नियंत्रण का प्रदर्शन था। वांग टेंग ने हर जगह साधना की। वह हर दिन अपनी हर क्रिया में अपनी शक्ति और नियंत्रण का अभ्यास करता था ताकि अपनी शक्ति की क्षमता को उसकी सीमा तक मुक्त कर सके। उनका ज्ञान और शारीरिक गठन अत्यंत उच्च स्तर पर था, इसलिए वे अपनी साधना में अधिक विस्तार से जाने में सक्षम थे। उसने अपने कपड़े उतार दिए, जिससे उसका सुडौल और लगभग संपूर्ण शरीर सामने आ गया। उसकी मांसपेशियां कसी हुई और दृढ़ थीं। रूपरेखाएं किसी मूर्ति की तरह स्पष्ट थीं। उसने नहाने में कुछ मिनट लगाए। फिर उसने कपड़े पहने और बाल सुखाए। वह अपने कमरे से बाहर निकला और नाश्ते के लिए नीचे चला गया। झू युशाओ और दूसरे लोग पहले से ही यहाँ थे। वे रेस्तरां के एक कोने में बैठकर नाश्ता कर रहे थे। वे बीच बीच में बातें भी करते थे। जैसे ही वांग टेंग अंदर आया, उन्होंने तुरंत उसे देख लिया। यहाँ, झू युशाओ ने उसकी ओर हाथ हिलाया। वांग टेंग मुस्कुराया और उनकी तरफ सिर हिलाया। वह पहले अपना नाश्ता लेने चला गया। नाश्ता बुफे शैली में था। सभी प्रकार के व्यंजन उपलब्ध थे। आप अपनी पसंद का कोई भी व्यंजन चुन सकते थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक फोर्स शेफ मास्टर के रूप में वह सुनकर पहचान सकते थे कि क्या स्वादिष्ट है और क्या नहीं। अपना भोजन चुनने के बाद वांग टेंग अपनी प्लेट लेकर उस मेज की ओर चला गया जहां उसके साथी बैठे थे। झू युशाओ ने एक खाली कुर्सी खींची। वांग टेंग बैठ गए और मुस्कुराए। आप बहुत जल्दी आ गए। हम जल्द ही वापस जा रहे हैं। मैं प्रतियोगिता में हार गई और वापस जाने का मन नहीं कर रहा। मैं कैसे अच्छी नींद ले पाऊंगी? झू युशाओ ने आह भरी। जवाब देते हुए उसने अपनी रोटी चिबाई। वांग टेंग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। no12bjan.com। झू युशाओ ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें अच्छी नींद आई होगी। आखिरकार तुमने प्रतियोगिता जीत ली है। ठीक है, ठीक है। देखो तुम कितने ईर्ष्यालु हो। वांग टेंग ने नाश्ता करते हुए अपनी आंखें घुमाई। इस समय डेन ताइक्सुआन वहां आया। आप सब उठ गए हैं। मैं अभी आया, वांग टेंग ने कहा। तुम्हारे पास अभी भी आने की हिम्मत है। डेन ताइक्सुआन ने व्यंग्य किया जब उसने अपनी आंखों के कोने से उसे देखा। यह महिला द्वेष रखती है। वांग टेंग ने अजीब तरह से हंसते हुए विषय बदल दिया। अपने हाथ में केक की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, यह बादाम केक बुरा नहीं है। बहन जुबान, क्या आप इसे आजमाना चाहेंगी? मैंने खास तौर पर आपके लिए एक टुकड़ा लिया है। डेन ताइक्सुआन अवाक रह गई। उसने वांग टेंग को घूरकर देखा और उसकी प्लेट पर रखे बादाम केक के दूसरे टुकड़े को छीनकर उसमें से एक टुकड़ा खा लिया। वांग टेंग ने अंततः राहत की सांस ली। नाश्ता खत्म करने के बाद अचानक पेरिक आया और बोला, सबको अपना शेड्यूल रोकना पड़ सकता है। क्या बात है? डेन ताइक्सुआन ने भौहें सिकोड़ी। कोई मिस्टर वांग टेंग से मिलना चाहता है। पेरिक ने वांग टेंग की ओर देखा और कहा, मुझे देख रहे हो? वांग टेंग ने आश्चर्य से अपनी ओर इशारा किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ, क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो? पारिक ने विनम्रता से पूछा। वांग टेंग ने डेन ताइक्सुआन से नजरें मिलाईं। फिर उसने पूछा, तुम्हें मुझे बताना होगा कि कौन मुझसे मिलना चाहता है। मेरे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। परिक कुछ देर तक हिचकिचाया।
उसने उससे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने माउंट सेंट की चोटी की ओर इशारा किया। वांग टेंग आश्चर्यचकित रह गया। परिक उसे इशारा कर रहा था कि चोटी पर कोई उससे मिलना चाहता है। चूंकि वह ये बताने को तैयार नहीं था कि वह कौन है, इसलिए उस व्यक्ति की पहचान बहुत खास होनी चाहिए। वांग टेंग को अंदाजा था कि वह कौन था। डैन ताइक्सुआन और अन्य लोग भी चौंक गए। माउंट सेंट के महत्वपूर्ण व्यक्तियों को देखना मुश्किल था, लेकिन वे वांग टेंग से मिलना चाहते थे। क्या उन्होंने बताया कि क्यों? डैन ताइक्सुआन ने पूछा। मुझे कैसे पता? परिक ने कड़वी मुस्कान दी। डैन ताइक्सुआन झिझक रही थी। कौन जानता था कि वे लोग क्या चाहते थे? उसे वांग टेंग को अकेले जाने देने की चिंता थी। उसकी आशंका को देखते हुए पेरिक ने कहा, मिस डैन, चिंता मत करो। माउंट सेंट निश्चित रूप से वांग टेंग की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। हम उसे पहाड़ पर आमंत्रित कर रहे हैं क्योंकि कोई उससे बात करना चाहता है। डैन ताइक्सुआन ने अपना मुंह खोला। शब्द खाली थे। कोई भी इसे कह सकता था। इससे किसी बात की गारंटी नहीं मिलती थी। हालांकि वांग टेंग ने कहा, कोई बात नहीं, मैं उसके साथ जाऊंगा। मुझे आश्चर्य है कि कौन सा महत्वपूर्ण व्यक्ति मुझसे मिलना चाहता है। माउंट सेंट दुर्जय योद्धाओं से भरा हुआ है। आवेग में आकर काम मत करो। डैन ताइक्सुआन ने भौहें सिकोड़ी। उसने उससे वॉयस ट्रांसमिशन का उपयोग करके बात की। चिंता मत करो, यह माउंट सेंट है। अगर मुझे कुछ हुआ तो उनकी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। इसके अलावा वे कोई दुष्ट कबीला नहीं है। वे बिना किसी कारण के मुझ पर हमला नहीं करेंगे। वांग टेंग ने वॉयस ट्रांसमिशन का उपयोग करते हुए कहा। इसके अलावा क्या आप नहीं जानना चाहते कि उनके पास क्या है? ऐसे में सावधान रहना। माउंट सेंट रहस्यमय है। परेशानी मत खड़ी करो। डैन ताइक्सुआन ने उससे सहमति जताई, इसलिए उसने उसे जाने दिया। हालांकि वह अभी भी चिंतित थी। वह जानती थी कि वांग टेंग एक आज्ञाकारी लड़का नहीं था। वांग टेंग हताश हो गया। डैन ताइक्सुआन के मन में उसकी छवि बदलना असंभव लग रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, चलो चलें। वह होटल से बाहर चला गया। उनके चले जाने के बाद म्यू झिगुओ ने आखिरकार फुसफुसाते हुए कहा, क्या ये वास्तव में ठीक होगा? इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। डैन ताइक्सुआन ने अपना सिर हिलाया और सभी को अपने कमरों में वापस जाकर उसका इंतजार करने को कहा। वांग टेंग ने पेरिक का पीछा करते हुए पहाड़ पर चढ़ाई की। वे कोलिजियम से आगे बढ़े और शिखर की ओर जाने वाली पत्थर की सीढ़ी के आखिरी हिस्से पर पहुंचे। वहां पहले से ही कोई इंतजार कर रहा था। आप यहां हैं, व्यक्ति ने कहा। महायाजक। वांग टेंग आश्चर्यचकित था। क्या तुम ही मुझे ढूंढ रहे हो? नहीं, मैं तुम्हें पहाड़ पर ले जाने आया हूं। महायाजक ने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों में भी उलझन थी। उसे समझ में नहीं आया कि वह व्यक्ति वांग टेंग से क्यों मिलना चाहता था। वांग टेंग ने इस आदान प्रदान में असाधारण क्षमताओं का प्रदर्शन किया था और अन्य प्रतिभाशाली मार्शल योद्धाओं से बहुत आगे था। हालांकि उसके और उस व्यक्ति के बीच की स्थिति में बहुत अंतर था। ये सुनते ही वांग टेंग ने अनियंत्रित होकर ऊपर देखा। उसने देखा कि पहाड़ पर ऊपर की ओर जाने वाले रास्ते पर 12 महल बने हुए थे, जो शिखर पर पवित्र मंदिर तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो गए थे। मैंने सुना है कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ना चाहता है, तो उसे 12 राशि महलों को चुनौती देनी होगी। क्या मुझे ऐसा करना होगा? वांग टेंग ने पूछा। यदि जरूरत पड़ी तो वह मुड़कर चले जाएंगे। वह 12 पवित्र शूरवीरों के साथ लड़ने और उनसे कुछ विशेष बुलबुले प्राप्त करने में रुचि रखता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह किसी के द्वारा नाक से नेतृत्व करने के लिए तैयार था। भले ही वह व्यक्ति माउंट सेंट से ही क्यों न हो। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। महायाजक ने अपना सिर हिलाया। उसने अपने पैर उठाए और आगे बढ़ा, उसकी आवाज सामने से आ रही थी। मेरे पीछे आओ। वांग टेंग ने झिझकते हुए पारिक की ओर देखा। मैं यहीं रुक रहा हूं। आप आगे जा सकते हैं, पारिक ने कहा। वांग टेंग ने सिर हिलाया और धीरे धीरे उच्च पुजारी के पास पहुंच गया। वे चुपचाप सीढ़ियां चढ़ गए। हाँ, जैसे ही वे चले, वांग टेंग ने आश्चर्य से एक गहरी सांस ली। वह थोड़ा स्तब्ध महसूस कर रहा था। पहला राशि महल बहुत नजदीक लग रहा था। फिर भी वे वहां नहीं पहुंच पाए थे, हालांकि वे काफी देर से चल रहे थे। इस रास्ते में कुछ अजीब बात है, उसने मन ही मन सोचा। इससे उसकी थोड़ी दिलचस्पी बढ़ी। 12 राशि चक्र महल। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन, संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। पहाड़ भले ही पास लगता हो, पर असल में वह बहुत दूर था। ये कहावत यहां भी लागू होती है। ये वाक्य वांग टेंग के दिमाग में आया जब वह महायाजक के पीछे सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था।
उसने इस पहाड़ी रास्ते के रहस्य को उजागर करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति की कुछ किरणें छोड़ी। कुछ समय बाद उसे समझ में आ गया, इस रास्ते को भी रून ने कवर किया हुआ था, बिल्कुल नीचे के छोटे से शहर की तरह। वे अंतरिक्ष का विस्तार कर सकते थे और एक बेहद छोटे रास्ते को कुछ बार से लेकर कुछ 100 बार तक लंबा कर सकते थे। इस दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग थे जिनके पास वांग टेंग से ज्यादा आध्यात्मिक शक्ति थी। जब तक वह छिपना चाहता था, कोई भी उसे नहीं खोज पाता था। यहां तक कि महायाजक जो कुछ ही कदम की दूरी पर था, उसे भी कुछ पता नहीं चलता था। वांग टेंग को इस स्पेस एक्सटेंशन रूम में बहुत दिलचस्पी थी। उसने डाकलैंड में स्पेस रून का ज्ञान प्राप्त किया था, लेकिन यह पूर्ण नहीं था। यह स्पेस एक्सटेंशन रून उसे रून महारत हासिल करने में मदद कर सकता था। पहाड़ी रास्ता अंतहीन नहीं था। आधे घंटे बाद वे पहले महल एरीज पैलेस में पहुंच गए। वांग टेंग ने उस व्यक्ति को देखने से पहले ही महल के अंदर की शक्तिशाली आभा को महसूस कर लिया था। फ्रोज, तुम यहाँ क्यों हो? महल से एक आवाज गूंजी। महायाजक फ्रोज ने कहा, मुझे किसी को ऊपर लाने का आदेश मिला था। उसके हाथ की एक लहर से उसके लंबे गाउन से एक चांदी सफेद रोशनी निकली और मेष महल में उड़ गई। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर आवाज फिर सुनाई दी, आप आगे बढ़ सकते हैं। चलो चलें। महायाजक महल में चला गया। वांग टेंग उसके पीछे पीछे महल में घुस गया। उसने उत्सुकता से अपने आसपास के माहौल का जायजा लिया। इस महल की संरचना बेहद अजीब थी। दोनों तरफ खंभे थे, जो बीच में एक लंबा रास्ता बनाते थे। आप इस रास्ते से पहाड़ की ओर बढ़ते रह सकते थे। खंभों के पीछे घना अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। महल में पवित्र योद्धा भी दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि वांग टेंग के लिए यह कोई समस्या नहीं थी। उसने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि को सक्रिय किया और अंधेरे को स्कैन किया। तुरंत उसने अंधेरे में क्रॉस लेग बैठे एक व्यक्ति को देखा। वह एक मोटी हरी रोशनी दे रहा था। यह चकाचौंध करने वाली थी। लेकिन वांग टेंग ने केवल एक सेकंड के लिए उसकी ओर देखा, क्योंकि उसकी निगाहें तुरंत उस व्यक्ति के चारों ओर विशेषता बुलबुले के ढेर की ओर आकर्षित हो गईं। वे कितने सारे थे, गंभीरता से। पूरा मैदान अंधेरे महल में चुपचाप तैरते बुलबुलों से भरा हुआ था। वांग टेंग अवाक रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि महल में इतनी बड़ी संख्या में विशेषता वाले बुलबुले दिखाई देंगे। जल्द ही उसकी हैरानी खुशी में बदल गई। यह एक अप्रत्याशित लाभ था। अगर वह इसे नहीं लेता तो वह मूर्ख होता। उसने चुपचाप अपनी आध्यात्मिक शक्ति छोड़ी और सभी गुण बुलबुले को अपने ऊपर से हटा दिया। उसने उनमें से हर एक को उठा लिया। लकड़ी बल तारांकन 6-5। लकड़ी बल तारांकन 8-0। अल्टीमेट स्टेज वुड टैलेंट 1-2। आध्यात्मिक क्षेत्र आत्मा 4-5। आध्यात्मिक क्षेत्र ज्ञानोदय 6-0। आश्चर्यजनक उपहार लेने के बाद वांग टेंग अपनी मुस्कान को और नहीं छिपा सका। उन्हें लकड़ी बल के 3570 अंक, अंतिम चरण लकड़ी प्रतिभा के 320 अंक, आध्यात्मिक क्षेत्र आत्मा के 450 अंक और आध्यात्मिक क्षेत्र ज्ञान के 478 अंक प्राप्त हुए। जैसे ही विशेषता बुलबुले उसके शरीर में विलीन हुए, वांग टेंग अचानक कांप उठा। इस लकड़ी बल ने छलांग लगाए और 11 सितारा निम्न स्तरीय सामान्य स्तर पर पहुंच गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लकड़ी बल 350/20,000 11 सितारा। वांग टेंग की अभिव्यक्ति अजीब थी। क्या उन्होंने अभी अभी एक सफलता हासिल की है? उसने बस इतना किया कि वह किसी से मिलने के लिए पहाड़ पर महायाजक के पीछे पीछे गया। उसने गुण इकट्ठा करने की योजना नहीं बनाई थी। यह परिणाम थोड़ा अप्रत्याशित था। उन्होंने अपनी सफलता इतनी अचानक प्राप्त कर ली। जब भाग्य आना चाहता था तो आप उसे रोक नहीं सकते थे। वांग टेंग भावुक हो गया। अब तक वह महायाजक के साथ मार्ग के अंत तक पहुंच चुका था। उनकी सफलता बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के हुई, इसलिए इससे कोई हंगामा नहीं हुआ। किसी को कुछ पता भी नहीं चला। यद्यपि महल में मौजूद व्यक्ति वांग टेंग पर ध्यान दे रहा था, लेकिन उसने भी कुछ गलत नहीं देखा। किसी कारण से, मुझे लगता है कि उसने मुझे अभी अभी देखा है, अंधेरे में बैठे व्यक्ति ने थोड़ा चौंकते हुए धीरे से खुद से कहा। वांग टेंग और महायाजक के चले जाने के बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर से साधना में लग गया। महल में फिर से गुण बुलबुले दिखाई देने लगे। ये विशेषता बुलबुले एक निश्चित बल से बंधे हुए प्रतीत होते थे। वे लंबे समय तक अस्तित्व में रह सकते थे। वांग टेंग ने महायाजक का पीछा किया और दूसरे महल टॉरस पैलेस में पहुंच गया। वह थोड़ा उत्साहित महसूस कर रहा था। पहले महल में बहुत सारे विशेषता बुलबुले थे। अगले वाले के बारे में क्या?
बस इसके बारे में सोचते ही वह बेचैन हो गया। यदि वह 12 राशि महलों को पार करने के बाद अपनी सभी शक्तियों को एक स्तर तक बढ़ा सके तो यह आश्चर्यजनक होगा। आधे घंटे बाद वे टॉरस पैलेस के बाहर पहुंचे। महायाजक ने फिर से सफेद रोशनी बुझाए और उन्हें जाने दिया गया। वांग टेंग ने पहले ही देख लिया था कि यह सफेद रोशनी एक प्रतीक थी। जब वे पहले महल से गुजरे तो मेष महल के पवित्र शूरवीर ने इसे उच्च पुजारी को लौटा दिया था। वृषभ महल में एक ऊंचे और भारी भरकम व्यक्ति ने उन दोनों को रोक लिया। उसने वांग टेंग को दिलचस्पी से देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, देश जिया की प्रतिभा। उसके मुंह से एक मजबूत आवाज निकली। अरुडिस, तुम क्या कर रहे हो? महायाजक ने भौहें सिकोड़ी। कुछ नहीं, मैंने सुना था कि इस बार कंट्री जिया से एक बहुत ही बेहतरीन प्रतिभा आई है, इसलिए मैं उसे देखने आया हूं। अरुडिस ने अपनी बाहें पार की और मुस्कुराया। क्या ये माउंट सेंट का इरादा है? वांग टेंग मुस्कुराया और उच्च पुजारी की ओर देखने लगा। नहीं, कृपया गलतफहमी न पालें। यह अरुदिस का अपना काम है। इसका माउंट सेंट से कोई लेना देना नहीं है, उच्च पुजारी ने जल्दी से समझाया। फिर वह मुड़ा और अरुदिस से कहा, अरुदिस, वह देवी का मेहमान है। तुमने उसे रोकने की हिम्मत कैसे की? मुझसे एक मुक्का खाओ और तुम पास हो जाओगे। अरुदिस ने नरमी नहीं दिखाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? महायाजक चिल्लाया। वांग टेंग ने अचानक अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे रोक दिया। मुस्कुराते हुए उसने अरुदिस की तरफ देखा। अगर मैं नहीं चाहता तो क्या होगा? आप पास नहीं हो सकते, अरुदिस ने जवाब दिया। ऐसी स्थिति में मैं वापस चला जाऊंगा। आप देवी को खुद ही समझा सकते हैं। वांग टेंग ने पलटकर तुरंत वहां से प्रस्थान कर दिया। अरुदिस के होठों के कोने फड़क उठे। क्या वह ऐसे ही जा रहा था? एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होने के नाते क्या उसे उकसाए जाने पर क्रोधित नहीं होना चाहिए? अरे, वह स्क्रिप्ट के अनुसार क्यों नहीं चल रहा था? रुको, अरुदिस ने जल्दी से चिल्लाया जब उसने वांग टेंग को दूर जाते देखा। हालांकि वांग टेंग ऐसे चलता रहा जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। वह लगभग महल के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया था। अरुदिस उत्तेजित था। अगर वांग टेंग चला गया तो वह केवल उच्च अधिकारियों द्वारा सजा का इंतजार कर सकता था और एक पवित्र शूरवीर के रूप में अपना पद खो सकता था। वह एक बड़ा कदम आगे बढ़ा और वहां से गायब हो गया तथा पुनः वांग टेंग के सामने आ गया। हटो, वांग टेंग ने भावशून्यतापूर्वक अपनी मुट्ठी खोली। धमाका, विस्फोट के बीच हवा में मुट्ठी की एक जबरदस्त आभा उठी। अरुदिस की नजर में सिर्फ यही मुट्ठी बची थी। बाकी सब कुछ गायब हो गया था। वह अचंभित था, हालांकि इस समय वह कुछ भी नहीं कह सकता था। उसने अपने दांत पीस लिए और अपने शरीर में मौजूद शक्ति को बाहर निकाल दिया। उसने अपनी मुट्ठी उठाए और मुक्का मारा। टकराना। जब दोनों मुट्ठियां आपस में टकराईं, तो अरुदिस बेकाबू होकर पीछे की ओर उछला और हवा में ही खून की उल्टी कर दी। वह टॉरस पैलेस से बाहर गिर गया था। दिव्य नक्षत्र कवच। टकराना। अरुदिस को टॉरस पैलेस से बाहर फेंक दिया गया, जिससे प्रवेश द्वार के सामने की पत्थर की सीढ़ियां टूट गईं। पहला महल, एरीज पैलेस, थोड़ा पुराना और जीर्ण शीर्ण लग रहा था। यह प्राचीन और समय की मार झेलता हुआ लग रहा था। हालांकि इन मूर्तियों की सामग्री मजबूत और मजबूत थी। इनमें दरारें हो सकती हैं, लेकिन ये आसानी से नहीं टूटेंगी। हालांकि अरुदिस के सीढ़ियों पर उतरने के बाद पत्थर की सीढ़ियों पर एक बड़ी दरार दिखाई दी। सन्नाटा छा गया। अरुदिस ने चौंक कर अपना सिर उठाया और टॉरस पैलेस के प्रवेश द्वार की ओर देखने लगा। उसका हाव भाव लगातार बदल रहा था। टॉरस पैलेस की रक्षा करने वाले पवित्र योद्धा के रूप में उन्हें अपने ही महल से बाहर निकाल दिया गया। ये कितना अपमानजनक और व्यंग्यात्मक था। महल और उसके संरक्षक एक साथ रहते थे। अगर एक चला गया तो दूसरा भी चला जाएगा। किसी भी पवित्र शूरवीर को कभी भी अपने महल से बाहर नहीं निकाला गया था। यदि यह खबर लीक हो गई तो वह राशि चक्र महलों की रक्षा करने वाले सभी पिछले 12 पवित्र शूरवीरों के लिए अपमान का कारण बन जाएगा। छींटे। ये सोचते सोचते अरुदिस का चेहरा काला पड़ गया। फिर उसका चेहरा लाल और हरा हो गया और उसने मुंह भर खून उगल दिया। फ्रोज ने असहाय होकर आह भरी। वह अरुदिस की मदद करने के लिए आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन वह रुक गया। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। उसने नहीं सोचा था कि इस तर्क के कारण वांग टेंग इतना निर्णायक और निर्दयतापूर्वक हमला करेगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना शक्तिशाली होगा। एक पवित्र शूरवीर के रूप में अरुदिस वांग टेंग के एक मुक्के को भी नहीं झेल सका और उसे महल से बाहर निकाल दिया गया। उसके पास उन दोनों को रोकने का समय नहीं था। वह केवल अपने सामने घट रही चीजों को देख सकता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। अब कुछ भी कहने के लिए बहुत देर हो चुकी थी।
वह वांग टेंग को दोष नहीं दे सकता था। आखिरकार उसने लड़ाई को उकसाया नहीं था। वह केवल अरुदिस को बहुत लापरवाह और घमंडी होने के लिए दोषी ठहरा सकता था। क्या वह ये सोचता था कि वह दुनिया के अन्य सभी योद्धाओं को सिर्फ इसलिए नीची नजर से देख सकता है क्योंकि वह एक पवित्र योद्धा था? देश दिया के इस प्रतिभाशाली खिलाड़ी ने अपने सभी विरोधियों को इस खेल में हरा दिया था। भले ही अरुदिस ने इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा हो, लेकिन उसने इसके बारे में सुना होगा। खुद एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी होने के नाते उसके लिए ये सामान्य बात थी कि वह इस बात से सहमत न हो। इसीलिए उसने आज वांग टेंग को उकसाया। फ्रोज ने मन ही मन अरुदिस को कई बार कोसा। बुद्धिहीन आदमी। विभिन्न राष्ट्रों की शीर्ष प्रतिभाएं वास्तव में दुर्जय मार्शल योद्धा थे। उन्होंने अपने पसीने, खून और कड़ी मेहनत से अपनी प्रतिष्ठा अर्जित की थी। अगर कोई सोचता है कि वे बहुत कमजोर थे क्योंकि वे वांग टेंग से हार गए, तो वे मूर्ख होंगे। अरुदिस के मन में यही विचार आया। इसीलिए उसने वांग टेंग को कमतर आंका। वांग टेंग ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वह शांति से महल से बाहर चला गया, जैसे उसने अभी अभी अपना रास्ता रोककर एक चींटी को उड़ा दिया हो। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि माउंट सेंट उसके कामों से नाखुश होगा। उन्होंने ही उसे आमंत्रित किया था। वह तो आना ही नहीं चाहता था। यदि उन्होंने अपने अतिथि के साथ ऐसा व्यवहार किया था, तो उसके पास कहने को कुछ नहीं था। अगर उसे ऐसा करना पड़ा तो वह लड़कर बाहर निकल जाएगा। उसे कब किसी से डर लगा? अरुदिस अपना सिर नीचे झुकाए जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उसके होठों के किनारे से ताजा खून टपक रहा था, लेकिन वह चुप रहा। वांग टेंग बिना रुके अरुदिस के पास से चला गया। धमाका। अचानक उसके पीछे एक अदम्य आभा फूट पड़ी। यह एक प्राचीन दिव्य जानवर के उदय की तरह था। तुरंत रुक जाओ। उसके कानों में एक कर्कश और धीमी आवाज सुनाई दी। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग वहीं रुक गया। उसने अपना सिर घुमाया और भावशून्य भाव से दूसरे पक्ष की ओर देखा। अरुदिस एक सुनहरी रोशनी में डूबा हुआ था, मानो एक सुनहरी लौ उसे भीतर से जला रही हो। उसके पीछे शक्तिशाली आभा की किरणें इकट्ठी हो गईं। ठीक उसी समय उसके पीछे का महल सक्रिय हो गया, जिससे उपस्थिति की एक प्राचीन और विशाल शक्ति फैल गई। ये धीरे धीरे अरुदिस की आभा के साथ विलीन हो गई। अरुदिस, तुम पागल हो। फ्रोज के चेहरे पर चीखने का भाव बदल गया। ऐसा लग रहा था कि उसे पता था कि क्या हो रहा है। NOWELLBEIN.com। फ्रोज, यह मेरी गलती है। मैं बाद में पवित्र मंदिर में अपनी सजा मांगूंगा। हालांकि पवित्र शूरवीरों की प्रतिष्ठा को कलंकित नहीं किया जाना चाहिए, अरुदिस ने बिना सिर घुमाए सख्ती से कहा। फ्रोज कुछ कहना चाहता था, लेकिन अंत में उसने बस आह भरी। वांग टेंग ने उनकी तरफ देखा और समझ गया कि इस स्थिति में शब्द बेकार हैं। अब इस बात पर जोर देने का कोई मतलब नहीं था कि वह मेहमान है। अचानक पूरे महल में ध्वनि की धूम मच गई। वांग टेंग ने अपना सिर उठाया और अंदर देखा। खंभे के पीछे अंधेरे में एक सुनहरी रोशनी तेजी से उभर रही थी। उन्होंने देखा कि एक सुनहरा उग्र बैल उनकी ओर आ रहा है। सुनहरी रोशनी बिजली की गति से यात्रा करती हुई पलक झपकते ही उसके सामने पहुंच गई। यह अरुदिस के शरीर से टकराए और उसके चारों ओर की सुनहरी शक्ति की चमक में विलीन हो गई। एक क्षण में ही पूरा महल सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। कुछ समय बाद प्रकाश धीरे धीरे कम हो गया, जिससे अरुदिस का स्वरूप प्रकट हुआ। उसके शरीर पर एक सुनहरा कवच प्रकट हो गया था। सिर से पांव तक युद्ध के जूते, घुटने टेकने की रस्सी, कवच, ब्रेसर, कंधे के पैड, हेलमेट। इस सुनहरे कवच ने अरुदिस को पूरी तरह से ढक रखा था। जैसे ही वह अपने पीछे महल में विलीन हुआ, उसकी आभा ऊपर उठ गई। ये हवा में उड़ गई। ऐसा लग रहा था कि अरुदिस के पीछे एक उग्र बैल की रूपरेखा दिखाई दे रही थी। यहां हुए इस बदलाव ने स्वाभाविक रूप से अन्य पवित्र शूरवीरों का ध्यान आकर्षित किया। शेष 11 महलों के अंदर बैठे राजसी व्यक्तियों ने अपनी आंखें खोली। उनकी निगाहें उनके सामने की बाधाओं से गुजरते हुए वृषभ महल की दिशा में देखने लगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसी समय माउंट सेंट की चोटी पर पवित्र मंदिर के अंदर एक बड़े हॉल के अंदर एक ऊंची और विशाल मूर्ति स्थापित की गई थी। इस मूर्ति के नीचे एक युवती आंखें बंद करके प्रार्थना कर रही थी। उसके चेहरे पर पवित्र आभा थी, लेकिन इस समय उसकी भौहें थोड़ी कांप उठी और उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। ऐसा लग रहा था मानो उसकी काली आंखों में एक ब्रह्मांड समाया हुआ है। वे गहरी और अंतहीन थीं। वृषभ महल। अरुदिस के शरीर से आती एक राजसी आभा को महसूस करते हुए वांग टेंग आश्चर्यचकित रह गया। ये कवच असाधारण होना चाहिए। ये दिव्य नक्षत्र कवच है जिसे सभी पवित्र शूरवीर पहनते हैं। अरुदिस की आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज उठी।
दिव्य नक्षत्र कवच। वांग टेन की आंखें चमक उठी। आमतौर पर एक पवित्र शूरवीर इसे तभी पहनता है जब पवित्र मंदिर खतरे में होता है। हालांकि इससे पवित्र शूरवीरों के सम्मान पर असर पड़ता है, इसलिए मुझे आज इसे पहनना होगा। तुम बहुत ताकतवर हो। मैं तुमसे तभी लड़ सकता हूं जब मैं ये कवच पहन लूं। आज तुम्हें लड़ना ही होगा, चाहे तुम्हें पसंद हो या नहीं। जैसे जैसे वह बोलता गया, उसकी आवाज बढ़ती गई। अंत में ये गड़गड़ाहट की तरह तेज हो गई, जिससे उनके आसपास की हवा हिल गई और उनके कान के पर्दे टूट गए। लड़ो। उसकी आंखों से एक तीखी नजर निकली। वह गुस्से में दहाड़ा और एक कदम आगे बढ़ा। धमाका। अगले ही पल जमीन में कंपन हुआ, मानो किसी विशालकाय उग्र बैल ने अपने पैर पटक दिए हो। पूरा पहाड़ हिल रहा था। अरुडीस के शरीर से स्वर्णिम शक्ति फूट पड़ी और उसकी मुट्ठी पर चमकदार रोशनी जमा हो गई। उसकी मुट्ठी चमक उठी। इस मूके में बहुत अधिक बल समाहित हो गया। स्वर्णिम उग्र बैल का भ्रम भी प्रकट हुआ और मूके के साथ आगे बढ़ा। धमाका। दृश्य अद्भुत था। फिर भी वांग टेंग पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने अपना सिर उठाया और भावशून्य होकर अरुदिस को देखा, जो उससे एक सिर लंबा था। 5 मूल तत्वों की शक्तियां उसके शरीर से होकर प्रवाहित होने लगी और अंततः उसकी मुट्ठियों पर समाप्त हो गई। मुट्ठी चेतना बाहर बढ़ी। 5 तत्वों ने एक दूसरे को मजबूत और संयमित किया, एक करीबी सर्किट बनाया। मुझे अचानक जाने का मन नहीं है। 5 तत्व मुट्ठी। उसकी 5 तत्व मुट्ठी चेतना ने उसके हाथों को ढांक लिया और उन्हें उग्रता से घुमाने लगा। इस समय वांग टेंग के चारों ओर आभा चढ़ रही थी। एक पल के भीतर ये छत से ऊपर निकल गई थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके चारों ओर बवंडर उठ रहा हो। आसमान में बादल इधर उधर घूम रहे थे, जिससे भंवर बन रहा था। वांग टेंग भंवर के बीच में खड़ा था। यह उसकी पंचतत्व मुट्ठी चेतना की असली शक्ति थी। उसने आखिरकार इसे अंजाम दिया था। दिव्य नक्षत्र कवच में उसका प्रतिद्वंद्वी अरुडिस इस हमले के लायक था। उसके चारों ओर के 5 तत्वों की शक्तियां खींचकर तूफान में विलीन हो गईं। यह एक भव्य और भव्य दृश्य था। फ्रोज कांप उठा। उसने अपना सिर उठाया और आश्चर्य से ऊपर देखा और फिर वांग टेंग को ऐसे घूरने लगा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। क्या यही उनकी असली योग्यता थी? इस बातचीत के दौरान उसने अपनी असली ताकत का खुलासा नहीं किया। इस समय अन्य 11 पवित्र शूरवीरों ने भी अपने सिर उठाए और आसमान की ओर देखा। उन्हें अचानक एक भयानक आभा का आभास हुआ और वे अचंभित रह गए। कौन था? न केवल उसने अरुदिस को दिव्य नक्षत्र कवच का उपयोग करने के लिए मजबूर किया, बल्कि उसके पास ऐसी शक्तिशाली क्षमता भी थी। टॉरस पैलेस के सामने वांग टेंग के काले बाल हवा में बेतहाशा नाच रहे थे। वह बवंडर के बीच में खड़ा था और उसकी बाहें सामने की ओर उठी हुई थी। उसने अपनी मुट्ठी खोल दी। धमाका। धरती हिल गई और बादल गरजने लगे। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग और धरती की सारी शक्ति इस एक मूके में समा गई हो। इसने सब कुछ पर कब्जा कर लिया। पूरा स्थान शांत था। पूरा ब्रह्मांड शांत था। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया में असीम और राजसी शक्ति का वास हो। कुछ 100 मीटर के दायरे में मौजूद सभी प्राणी मानो भाग गए हों। अरुडिस ने आंखें सिकोड़ ली। वह स्तब्ध रह गया। हालांकि तीर पहले ही ढीला हो चुका था। वह उसे वापस नहीं ले सकता था। मुंह उग्र बैल की रूपरेखा ने आसमान की ओर देखा और दहाड़ने लगा। फिर वह वांग टेंग की विशाल मुट्ठी की चमक से टकराया। बूम बूम बूम। दोनों मुट्ठियां आपस में टकराने पर धरती हिला देने वाले विस्फोट पैदा कर गईं। जमीन हिल गई, यहां तक कि उनके पीछे स्थित टॉरस पैलेस भी हिल गया। हवा में एक भयावह तूफान आया। फ्रोज, जो उनके करीब था, को इस घटना का सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा। वह अनियंत्रित रूप से 3 कदम पीछे हट गया और टक्कर के बचे हुए बल का सामना करते हुए अपनी आंखें मूंद ली। टकराना। NO12BIN.C अचानक एक आकृति केंद्र से उड़कर बाहर आई। अरुडिस। उसने टॉरस पैलेस की दीवार पर जोरदार प्रहार किया, जिससे कई स्तंभ टूट गए और वे टूटे हुए पत्थरों में तब्दील हो गए। विजेता का फैसला एक ही मौके से हो गया। दरार। अरुदिस के शरीर पर लगा युद्ध कवच विरोध में कराह रहा था। सतह पर दरारें दिखाई देने लगी थी और मकड़ी के जाले की तरह फैल रही थी। यह मुक्का बहुत भयावह था। अरुडिस ने बड़ी मुश्किल से अपना सिर उठाया, उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। उसने खो दिया है। वह पूरी तरह से हार गया। इसमें भाग्य का कोई हाथ नहीं था। वह कह सकता था कि वह पहले लापरवाह था, लेकिन अब उसके पास कोई बहाना नहीं था। वह हार गया। दिव्य नक्षत्र कवच पहनने के बावजूद वह इस तथ्य को बदल नहीं सका। इसके अलावा दिव्य नक्षत्र कवच क्षतिग्रस्त हो गया था।
ये दिव्य नक्षत्र कवच था। इसे पौराणिक प्राचीन लोहारों ने स्टार हड्डियों और कई तरह की कीमती और दुर्लभ सामग्रियों का उपयोग करके बनाया था। यह दिव्य नक्षत्र कवच था जो वृषभ महल के रूनों की पूरी शक्ति को वहन करता था। फिर भी ये वांग टेंग के मुक्का मारने के बाद टूट गया। और यही सब नहीं था, वृषभ महल का दिव्य नक्षत्र कवच अपनी दुर्जय शक्ति के लिए जाना जाता था। इसकी अंतिम शक्ति इसकी ताकत थी। फिर भी यह ताकत की सीधी लड़ाई में हार गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग का शरीर कितना शक्तिशाली था। अरुदिस अचंभित था। अपनी विशेषज्ञता में हार जाना उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। फ्रोज के पास भी शब्द नहीं थे। वह हैरानी से वांग टेंग की ओर देखने लगा। क्या यह व्यक्ति मानव था? वह जानता था कि दिव्य नक्षत्र कवच कितने शक्तिशाली थे। पवित्र शूरवीरों द्वारा उन्हें पहनने के बाद उनकी क्षमताएं कई गुना बढ़ जाती थीं। फिर भी अरुदिस फिर भी हार गया। इस समय आसमान में बादल छट गए और शांति छा गई। ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वांग टेंग के काले बाल नीचे की ओर झूल रहे थे। वे अब हवा में बेतहाशा नाच नहीं रहे थे। अपने ऊपर पवित्र मंदिर को देखते हुए उसका चेहरा शांत था। अचानक उसने अपना पैर उठाया और आगे बढ़ा। वह अरुदिस की ओर देखे बिना ही उसके पास से चला गया, ठीक वैसे ही जैसे उसने कुछ समय पहले किया था। तुम? अरुदिस का चेहरा पीला पड़ गया। वह बेहद अपमानित महसूस कर रहा था। हालांकि वांग टेंग नहीं रुके। उन्होंने इस पवित्र शूरवीर को पार किया और सीधे टॉरस पैलेस से होते हुए पहाड़ पर अपनी यात्रा जारी रखी। फ्रोज दंग रह गया। क्या उसने नहीं कहा था कि वह जा रहा है? वह फिर से ऊपर क्यों जा रहा था? अगले ही पल उसके चेहरे का भाव बदल गया। वह समझ गया कि वांग टेंग क्या सोच रहा था और जल्दी से उसके पास पहुंचा। उसने उत्तेजित होकर पूछा, तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? मुझे अचानक जाने का मन नहीं है। तुम लड़ना चाहते हो, है ना? ठीक है, मैं लड़कर ऊपर चढ़ जाऊंगा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसकी आवाज अनियंत्रित और ठंडी थी। वह एक एक करके सीढ़ियां चढ़ता गया। फ्रोज की अभिव्यक्ति बदल गई। यह बहुत बड़ा मामला था। यह व्यक्ति कुछ देर पहले तो बहुत हानिरहित लग रहा था, लेकिन अब वह शैतान बन गया था, अहंकारी, अनियंत्रित और अभिमानी। वह सभी 12 राशि महलों से लड़ना चाहता था। अतीत में अगर उसने सुना होता कि कोई 12 राशि महलों में से घुसना चाहता है, तो वह उनका मजाक उड़ाता था। एक साधारण मार्शल योद्धा के लिए एक राशि महल को हराना ही काफी मुश्किल था। लेकिन अब फ्रोज को एक बुरा पूर्वाभास हो गया था। वांग टेंग एक मौके से अरुदिस को हरा सकता था। अन्य पवित्र शूरवीरों के बारे में क्या? उसे कौन रोक सकता था? एड्स बाय पब फ्यूचर। फ्रोज ने आगे सोचने की हिम्मत नहीं की। वह वांग टेंग के पीछे भागा और बेचैनी से बोला, हम बैठकर ठीक से बात कर सकते हैं। यह एक दुर्घटना थी। अरुदिस सिर्फ तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करना चाहता था। उसका कोई बुरा इरादा नहीं था और उसे पहले ही सजा मिल चुकी है। कृपया इसे दिल पर न लें। अब कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। यही तो तुमने शुरू में कहा था, लेकिन देखो क्या हुआ। वांग टेंग ने नाक भान सिकोड़ी। वह आश्वस्त नहीं था। मैं 12 राशि महलों से लड़ूंगा। मैं पहले महल से आगे निकल चुका हूं और उसने मुझे नहीं रोका। मैं वापस जाकर मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं बाकी 10 महलों से लड़ूंगा। फ्रोज को बहुत बुरा लगा और उसने मन ही मन अरुदिस को 1000 बार कोसा। ये सारी मुसीबतें उसी ने शुरू की थीं। उसने उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया था। हालांकि वह वांग टेंग को रोक नहीं सका। वह केवल यही आशा कर सकता था कि अन्य पवित्र शूरवीर उसे पराजित कर सके। कुछ ऐसे भी थे जो अरुदिस से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली थे। उनकी युद्ध क्षमता माउंट सेंट के शीर्ष 10 में थी और वे महलों के सबसे मजबूत रक्षक थे। पहाड़ पर चढ़ते हुए वांग टेंग ने अपनी उपलब्धियों की गिनती की। धातु बल तारांकन 5-6, धातु बल तारांकन 4-5, धातु बल तारांकन 90, आध्यात्मिक क्षेत्र का ज्ञान 7-6, आध्यात्मिक क्षेत्र आत्मा 8-0, आध्यात्मिक क्षेत्र का ज्ञान 5-0, आध्यात्मिक क्षेत्र आत्मा 6-2, अल्टीमेट स्टेज मेटल टैलेंट 1-2, रेजिंग बुलफिस्ट कॉन्शियस 3-6-0। मेष महल की तरह ही वृषभ महल में भी कई गुण बुलबुले बिखरे हुए थे। वांग टेंग ने उन सभी को उठा लिया। उसकी धातु शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई। वह 11 सितारा निम्न स्तरीय सामान्य चरण के ठीक सामने था। जैसे ही शेष विशेषता बुलबुले उसके शरीर में विलीन हो गए, वांग टेंग कांप उठा और चुपचाप 11 सितारा निम्न स्तरीय सामान्य चरण में प्रवेश कर गया। धातु बल 120/20,000 11 सितारा। फ्रोज को कुछ भी पता नहीं था। एक ही मैच वांग टेंग में बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए काफी था। ऐसी अविश्वसनीय बात पर कौन विश्वास करेगा?
उसे ये भी नहीं पता था कि वांग टेंग बिना किसी कारण के क्या हंगामा मचा रहा था। उसका असली उद्देश्य राशि चक्र महलों के सभी पवित्र शूरवीरों से अधिक गुण एकत्र करना था। मेरे पास एक अपरिपक्व विचार है। वांग टेंग उस रास्ते पर चल रहा था जिस पर शायद ही कोई चलता हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह खाना खाने के बाद टहल रहा हो। लेकिन महायाजक, जो उससे कुछ कदम पीछे था, बेचैनी से चल रहा था। वह निराश था। वह इस मामले की सूचना पवित्र मंदिर को देना चाहता था, लेकिन वह वांग टेंग को अकेला छोड़कर अकेले ऊपर नहीं जा सकता था। इससे माउंट सेंट बेहद निम्न श्रेणी का दिखाई देगा। इसलिए वह केवल वांग टेंग का आज्ञाकारी ढंग से अनुसरण कर सकता था और सीढ़ियों से ऊपर चला जा सकता था। उन्होंने अपनी स्थिति बदल ली थी। पहले वह आगे चल रहा था, लेकिन अब वांग टेंग आगे चल रहा था। इस आदमी ने तो मेजबान और अतिथि की स्थिति उलट दी थी। फ्रोज असहाय महसूस कर रहा था। वांग टेंग से सीधे बातचीत करने के बाद उसे समझ में आ गया कि इस व्यक्ति से निपटना कितना मुश्किल था। उस आदमी के स्वभाव ने उसे चौंका दिया था। उसने जो देखा, उससे पता चला कि वांग टेंग का अहंकार अंदर से बहुत गहरा था। वह किसी को भी उस पर पैर रखने की अनुमति नहीं देता था। अगर कोई उसकी निचली रेखा को छूता, तो अरुडिस उस व्यक्ति के अंत का उदाहरण होता। इसके अलावा वह बहुत ही निर्णायक था। उसकी हरकतें बिजली की तरह तेज होती थीं, जो लोगों को चौंका देती थीं। हालांकि आम दिनों में वह खुद को छिपाकर रखता था और अपनी असली शख्सियत को उजागर नहीं करता था। वह एक खुशमिजाज व्यक्ति की तरह व्यवहार करता था, जो आम लोगों के साथ मौज मस्ती कर सकता था और मस्ती कर सकता था। उनका व्यक्तित्व म्यान में छिपी एक तीखी तलवार की तरह था। एक बार कोई उन्हें उत्तेजित कर दे तो तलवार अपनी चमकदार तीखी आभा छोड़ती और जो कोई भी उन्हें उत्तेजित करता उसे चोट पहुंचाती। यह स्वभाव किसी 20 साल के युवक जैसा बिल्कुल नहीं था। वांग टेंग को नहीं पता था कि फ्रोज क्या सोच रहा था। इस समय वह उस कवच के बारे में सोच रहा था जिसे उसने देखा था। जब उसने अभी अभी अरुदिस को वह कवच पहने देखा, तो वह अपने पिछले जीवन की एक एनीमे को याद किए बिना नहीं रह सका। सेटिंग्स समान थी, लेकिन कुछ अंतर भी थे। वांग टेंग को अचानक एक कहावत याद आ गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक अफवाह थी कि एनीमे और फिल्मों की प्रेरणा निर्माता द्वारा देखी गई कुछ धुंधली छवियों से आई थी जब वे एक वैकल्पिक दुनिया और वास्तविकता के टकराव के दौरान जारी किए गए संदेशों के संपर्क में आए थे। उन्होंने अपनी कल्पनाओं को जोड़ा और कुछ कलात्मक संशोधनों के साथ अंतराल को भरते रहे। इस तरह से अंतिम उत्पाद सभी के सामने आया। तो एक निश्चित एनीमे लेखक ने इस दुनिया द्वारा जारी संदेशों को महसूस किया। वांग टेंग का चेहरा अजीब हो गया। उसे यह बात अजीब लगी, लेकिन इसमें कुछ समझ भी थी। उसने अपना सिर हिलाया। इसका कोई सही जवाब नहीं है, इसलिए उसे अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। वापस आते हुए अरुदिस ने जो कहा उसके आधार पर यह दिव्य नक्षत्र कवच पवित्र शूरवीरों की सभी पीढ़ियों द्वारा पहना जाता था। इन दिव्य नक्षत्र कवचों को किसने बनाया? अभी वह दिव्य नक्षत्र कवच और 12 राशि महलों के बीच रहस्यमय और छिपे हुए रिश्ते को हल्का सा महसूस कर सकता था। उन्होंने जो कुछ जाना उसके अनुसार 12 राशि महल बहुत लंबे समय से अस्तित्व में थे, तथा उनका इतिहास कुछ हजार वर्ष पुराना था। इसका क्या मतलब था? इसका अर्थ ये था कि दिव्य नक्षत्र कवच भी कुछ हजार वर्षों तक अस्तित्व में रहे होंगे। लेकिन इसमें एक विरोधाभास था। पृथ्वी पर फोर्स के आक्रमण से पहले, मार्शल आर्ट युग शुरू होने से पहले, ये वस्तु, जो मार्शल योद्धाओं की थी, कैसे प्रकट हो सकती थी? जब तक कि माउंट सेंट एक प्राचीन सभ्यता की विरासत न हो। दिव्य नक्षत्र कवच भी प्राचीन सभ्यता द्वारा छोड़ा गया था। यह संभव था। माउंट सेंट से एक रहस्यमय आभा निकलती थी, इसलिए ये सामान्य बात थी कि इसमें कुछ रहस्य थे। दुर्भाग्य से दिव्य नक्षत्र कवच माउंट सेंट के थे। यदि वह उनमें से एक या दो को अध्ययन के लिए वापस ले जा सके, तो निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा। एक कुशल लोहार के रूप में वह इससे कुछ रहस्य खोज सकता है। उसने देखा था कि दिव्य नक्षत्र कवच कितना शक्तिशाली था। अरुदिस केवल एक निम्न स्तरीय सामान्य चरण मार्शल योद्धा था। हालांकि दिव्य नक्षत्र कवच पहनने के बाद उसकी क्षमता कई गुना बढ़ गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यदि वह इस कवच को बनाने का कौशल सीखने में सक्षम हो जाता, तो वह अपने देश वापस जा सकता था, कुछ गुरु स्तर के शिष्यों को इकट्ठा कर सकता था, और उनसे इस युद्ध कवच को बनाने के लिए कह सकता था। भविष्य में देश जिया के मार्शल योद्धा एक एक टोपी पहन सकेंगे। वे कितने शक्तिशाली होंगे? अफसोस की बात है। वांग टेंग ने अनियंत्रित रूप से अपना सिर हिलाया। फ्रोज ने उसके हाव भाव देखे और पूछा, तुम अपना सिर क्यों हिला रहे हो? कुछ नहीं।
मेरे मन में एक अपरिपक्व विचार आया। वांग टेंग ने उसकी ओर देखा और शांति से उत्तर दिया। फ्रोज को नहीं लगता था कि वांग टेंग में इतनी हिम्मत होगी कि वह दिव्य नक्षत्र कवच पर नजर डाल सके। चूंकि वह कुछ भी कहना नहीं चाहता था, इसलिए उसने आगे की जांच नहीं की। कुछ समय बाद तीसरा जेमिनी पैलेस नजर आने लगा। फ्रोज अपना टोकन दिखाना चाहता था, लेकिन वांग टेंग ने उसे रोक दिया। कोई जरूरत नहीं। जब मैंने कहा कि मैं अपने तरीके से लड़ना चाहता हूं, तो मेरा मतलब था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपना टोकन दिखाते हो या नहीं। फ्रोज असहाय महसूस कर रहा था। वह केवल वांग टेंग को देख सकता था क्योंकि वह आत्मविश्वास से जेमिनी पैलेस में कदम रख रहा था। जैसे ही वांग टेंग महल में दाखिल हुआ, वह रुक गया और सामने देखने लगा। कोई उसे रोक रहा था। दूसरा पक्ष 30 वर्ष से अधिक आयु का एक लंबा और वीर व्यक्ति था। उसके लंबे बाल थे और उसका चेहरा शांत और उदासीन था। वह एक महान और शक्तिशाली देवता की तरह लग रहा था। यह आदमी पहले दो पवित्र शूरवीरों से भी बदतर है। इसकी मुद्रा तो देखो। वांग टेंग ने मन ही मन शिकायत की। उसी समय उसका ध्यान अपने प्रतिद्वंद्वी के शरीर पर गया। उसने धीरे से अपनी नजर नीचे की ओर घुमाई। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसने देखा कि पवित्र योद्धा ने पहले से ही स्वर्ण कवच पहन रखा था। वह पवित्र और दिव्य लग रहा था। ये कवच एरुदिस द्वारा पहने जाने वाले कवच से अलग था। ये और भी अजीब था। कवच के किनारे नुकीले थे और उस पर जटिल पैटर्न थे। हेलमेट के दोनों तरफ दो चेहरे थे, एक देवदूत और दूसरा शैतान। वे जुड़वां जैसे थे। मैं तुम्हारा इरादा जानता हूं, जेमिनी पैलेस के पवित्र शूरवीर ने वांग टेंग को देखा और शांति से कहा। यह अच्छी बात है। मुझे समझाने में समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। चलो लड़ते हैं। वांग टेंग ने अपनी सेना को मुक्त किया और कहा। फ्रोज ने उन्हें पकड़ लिया और आवाज के जरिए काल से कहा, काल, उसे रोकने की पूरी कोशिश करो। उन्होंने संक्षेप में बताया कि पहले क्या हुआ था। जैसा कि उम्मीद थी, वो मूर्ख एरुदिस हार गया। काल ने सिर हिलाया और बोलना बंद कर दिया। धमाका। अगले ही पल, काल के शरीर से एक शक्तिशाली बल तरंग फूट पड़ी। यह मेरा काम है। अगर तुम पास होना चाहते हो तो तुम्हें मुझे हराना होगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, काल वांग टेंग की ओर दौड़ा। वांग टेंग की आंखें चमक उठी। उसने अपनी मुट्ठी खोली और अपने प्रतिद्वंद्वी के हमले का जोरदार तरीके से जवाब दिया। वे दोनों महल में चमकते हुए, टकराते हुए, एक दूसरे में लिपटते हुए और एक दूसरे पर मुक्का मारते हुए दिखाई दिए। उनकी आकृतियां छाया में बदल गईं। ये बताना असंभव था कि असली व्यक्ति कौन था। फ्रोज ने मुंह खोले उनकी लड़ाई देखी। वांग टेंग अत्यधिक शक्तिशाली था। काल पवित्र शूरवीरों में शीर्ष 5 में था। फिर भी जब वांग टेंग ने उसके साथ युद्ध किया, तो वह कमजोर नहीं हुआ। धमाका। वे दोनों हवा में ही टकरा गए और पीछे हट गए। काल का चेहरा गंभीर हो गया। उसने स्वीकार किया कि उसने वांग टेंग को कम आंका था, लेकिन यह विचार अब मौजूद नहीं था। कोई आश्चर्य नहीं कि एरुदिस हार गया। यहां तक कि उन्हें भी इस प्रतिद्वंद्वी का सामना करते समय सतर्क रहना पड़ा। हालांकि वह थोड़ा उत्साहित हो रहा था। यह अपने हमशक्ल से मिलने का रोमांच था। NOWELLBEJN.com। मछली को तैरना मत सिखाओ। अनुवादक, हेनी ट्रांसलेशन। संपादक, हेनी ट्रांसलेशंस। दिन ब दिन, साल दर साल पवित्र शूरवीर 12 राशि चक्र महलों की रखवाली करते रहे थे। उन्हें शायद ही कभी दुनिया भर के मार्शल योद्धाओं के साथ मुकाबला करने का मौका मिला हो। वांग टेंग के अचानक आगमन ने जेमिनी पैलेस के पवित्र शूरवीर की तीव्र लड़ाकू भावना को प्रज्वलित कर दिया था। काल की युद्ध चेतना उसकी सेना के चारों ओर लिपट गई, और उसके पीछे जेमिनी फैंटम की एक जोड़ी उभरी। वांग टेंग ने अपना सिर उठाया। जब उसकी नजर भूतों पर पड़ी तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव उभर आया। अचानक, मिथुन राशि के प्रेत, जो एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे, ने अपनी आंखें खोली, और उनसे लाल और नीले रंग की दो किरणें निकली। एक गहरी और अजीब आध्यात्मिक शक्ति ने वांग टेंग की चेतना के सागर को भेद दिया। वांग टेंग की चेतना कांप उठी, और उसके सामने का दृश्य नाटकीय रूप से बदल गया। आकाश में, जेमिनी प्रेत एक देवदूत और एक शैतान में बदल गए। उन्होंने अपने हथियार पकड़े और उस पर वार किया। देवदूत का चेहरा पवित्र और प्रेमपूर्ण था। जो कोई भी उसे देखता, वह किसी भी तरह का प्रतिरोध नहीं कर पाता। उसके पीछे स्वर्ग के दीप्तिमान द्वार थे, और संस्कृत में मंत्रोच्चार सुनाई दे रहा था। सभी दिशाओं में अज्ञात पंखुड़ियां बह रही थी। हालांकि शैतान का चेहरा बहुत ही भयानक था और उसमें बुराई भरी हुई थी। जो कोई भी उसे देखता, उसके मन में बुरे विचार आते और उसके अंदर का राक्षस उसके दिल की गहराई से बाहर आ जाता।
उसके पीछे एक विशाल पाताल लोक था। आसमान में अंधेरा छाया हुआ था और जंगली चीखें लगातार सुनने वालों को डरा रही थी, मानो नरक सचमुच उन पर उतर आया हो। वांग टेंग इसके नीचे फंस गया और ऐसा लग रहा था कि वह एक पल में नष्ट हो जाएगा। यह देखकर फ्रोज ने राहत की सांस ली। वांग टेंग की हार होने वाली थी। जो लोग काल की चाल को नहीं समझ पाए, उनमें से बहुत कम लोग उसे रोक पाए। माउंट सेंट के लोगों में से भी केवल कुछ ही उसके हमले का सामना कर पाए। उसने वांग टेंग की ओर देखा और आश्चर्यचकित रह गया। ऐसी स्थिति का सामना करने के बावजूद वांग टेंग की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित थी। उसने स्वर्ग और नरक के दृश्य को देखा, और आप उसके मुंह के कोने से घृणा को महसूस कर सकते थे। फ्रोज को तो ऐसा लगा कि उसकी आंखों ने उसे धोखा दे दिया है। हालांकि वांग टेंग की मुस्कान वास्तव में तिरस्कार और अवमानना से भरी हुई थी। क्या वह वास्तव में काल का मजाक उड़ा रहा था? फ्रोज घबरा गया। वह वांग टेंग के विचारों को समझ नहीं पाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या उसके पास कोई ऐसा उपाय था जिससे वह काल के हमले को विफल कर सके? जैसे ही उसने ये सोचा, फ्रोज का दिल धड़क उठा। तुम आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके मेरे साथ खेलना चाहते हो? मछली को तैरना मत सिखाओ। वांग टेंग ने व्यंग्य किया और अपनी दृष्टि एकाग्र की। उसकी चेतना में समाये आध्यात्मिक शक्ति तुरंत बाहर आ गई। धमाका। अपार आध्यात्मिक शक्ति भीतर से प्रचंड प्रचंड धारा और अजगर की दहाड़ की तरह फूट पड़ी। देवदूत और दानव को आध्यात्मिक शक्ति के प्रस्फुटन का आघात सहना पड़ा और वे तुरंत ही टुकड़ों में चूर हो गए। तीव्र भूकंप के कारण स्वर्ग और अधोलोक के द्वार टूट गए। जब आध्यात्मिक शक्ति का प्रवाह उनमें से होकर गुजरा तो वे टूटकर बिखर गए। सारे भ्रम मिट गए। जेमिनी पैलेस अभी भी जेमिनी पैलेस ही था। वहां न तो स्वर्ग के द्वार थे और न ही पाताल के। वे सब बस भ्रम थे जो दूर हो चुके थे। टैप टैप टैप। काल को ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी तरह का झटका लगा हो और वह कुछ कदम पीछे हट गया हो। उसका चेहरा बहुत पीला पड़ गया था और उसके माथे से ठंडे पसीने की परतें टपक रही थी। असंभव। आपने मेरी जेमिनी फैंटम मुट्ठी पर कैसे काबू पाया? उसने अविश्वास से वांग टेंग को देखा। अब वह उदासीन और अहंकारी नहीं रहा। मिथुन प्रेत मुट्ठी। वांग टेंग की निगाहें जमीन पर पड़े विशेषता बुलबुले को देखते हुए चमक उठी। उसने उन्हें उठा लिया। सम्राट क्षेत्र आत्मा 80। सम्राट क्षेत्र आत्मा 103। सम्राट क्षेत्र ज्ञानोदय 65। जल बल तारांकन 130। मिथुन प्रेत मुट्ठी 35। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे ही गूंज बुलबुले उसके मन में समा गए, वांग टेंग का हृदय स्पष्ट हो गया और वह तुरंत प्रबुद्ध हो गया। उसके दिमाग में एक मानव आकृति उभरी और उसने मुक्का मारने की तकनीक का अभ्यास किया। उस आकृति के इर्द गिर्द आध्यात्मिक शक्ति और बल का संचार हो रहा था। वांग टेंग ने ये सब समझ लिया और तुरंत सीख लिया। तो ये जेमिनी फैंटम फिस्ट क्या है? उसे अचानक एहसास हुआ। जेमिनी फैंटम फिस्ट एक अनोखी तकनीक थी जिसमें आध्यात्मिक शक्ति और युद्ध तकनीक का संयोजन था। इसके हमलों में आध्यात्मिक शक्ति भी शामिल थी। जो लोग अपनी आत्मा में मजबूत नहीं थे, उन्हें तुरंत ही चोट लग जाती थी और उनसे निपटना बेहद मुश्किल होता था। हालांकि यह अफसोस की बात थी कि काल को वांग टेंग जैसे राक्षस का सामना करना पड़ा। उसकी आध्यात्मिक शक्ति पहले से ही शाही क्षेत्र में थी। आध्यात्मिक शक्ति से उस पर हमला करना एक छोटे बच्चे द्वारा किसी वयस्क के सामने तलवार घुमाने जैसा था। हालांकि काल को कमजोर नहीं माना गया क्योंकि वह पहले ही सम्राट के दायरे में पहुंच चुका था। यह असंभव नहीं है। आप हार गए हैं। वांग टेंग ने तकनीक हासिल कर ली थी और हल्के से कहा। नहीं, आपकी आध्यात्मिक शक्ति। काल का चेहरा भयभीत हो गया क्योंकि उसे अचानक कुछ याद आया। उसकी जेमिनी फैंटम मुट्ठी पर काबू पाने के लिए दूसरे पक्ष की आध्यात्मिक शक्ति अत्यंत शक्तिशाली होनी चाहिए। वांग टेंग की आध्यात्मिक शक्ति निश्चित रूप से उससे अधिक मजबूत होगी। फ्रोज ने भी इस बारे में सोचा था और वह अपनी लार निगलने से खुद को रोक नहीं सका। उसने एक्सचेंज इवेंट के दौरान जाना था कि वांग टेंग एक दिव्य आत्मा गुरु था। इसका मतलब था कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति कमजोर नहीं होगी। फिर भी उसने कभी नहीं सोचा था कि यह काल की तुलना में अधिक शक्तिशाली होगी। फ्रोज को वांग टेंग के चेहरे पर वह व्यंग्य याद आ गया जब वह काल की जेमिनी फैंटम फिस्ट का सामना कर रहा था। कोई आश्चर्य नहीं, अपनी असीम आध्यात्मिक शक्ति के सामने काल की जेमिनी फैंटम मुट्ठी उसके लिए शर्मिंदगी की बात थी। आपकी आध्यात्मिक शक्ति किस स्तर तक पहुंच गई है? काल ने उत्सुकता से पूछा। फ्रोज ये भी जानना चाहता था कि वांग टेंग की आध्यात्मिक शक्ति किस ऊंचाई तक पहुंच गई है। अगर यह सम्राट क्षेत्र होता तो यह अभी भी उचित होता।
अगर यह शाही क्षेत्र होता तो उसने इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। कोई टिप्पणी नहीं। वांग टेंग इतना मूर्ख नहीं था कि अपना तुरुप का पत्ता दूसरों को दिखा दे। वह और देर नहीं रुका और महल से बाहर चला गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। साथ ही वह महल के चारों ओर बिखरे हुए विशेषता बुलबुले उठाना नहीं भूला। सम्राट क्षेत्र आत्मा 3-5, सम्राट क्षेत्र आत्मा 40, सम्राट क्षेत्र आत्मा 4-8, सम्राट क्षेत्र ज्ञानोदय 6-5, सम्राट क्षेत्र ज्ञानोदय 38, जल बल तारांकन 5-0, जल बल 3-5, NO.com। वांग टेंग की निगाहें झपक उठी। इन महलों में कुछ गड़बड़ है। लगभग हर महल में बहुत सारे विशेषता बुलबुले थे। मूल रूप से अगर इन विशेषता बुलबुले को एकत्र नहीं किया जाता तो उन्हें थोड़े समय में गायब हो जाना चाहिए था। हालांकि महल में मौजूद विशेषता वाले बुलबुले के मामले में ऐसा नहीं था। ऐसा लगता था कि उन्हें किसी रहस्यमय शक्ति ने बंद कर रखा है। हालांकि वे फिर भी गायब हो जाते थे, लेकिन वे सामान्य से ज्यादा समय तक रहते थे। लेकिन वांग टेंग के लिए यह बहुत बड़ी बात थी। पहले महल से लेकर वर्तमान महल तक उनकी दो विशेषताएं 11 सितारा निम्न स्तरीय सामान्य स्तर तक पहुंच चुकी थी। और उसने जेमिनी पैलेस में बहुत कुछ हासिल किया था। उसकी जल शक्ति 11 सितारा निम्न स्तरीय सामान्य अवस्था तक पहुंच गई थी और उसकी आध्यात्मिक शक्ति में भी बहुत सुधार हुआ था। जल बल 860/20,000 11 सितारा, ज्ञानोदय 503/3000 शाही क्षेत्र, आत्मा 512/3000 शाही क्षेत्र। यहां तक कि उनकी आत्मज्ञान की क्षमता भी बढ़ गई थी। उनकी आत्मा और आत्मज्ञान दोनों ही 500 अंकों के स्तर को पार कर गए थे। यह सचमुच आसान नहीं था। यह आगे की लंबी यात्रा में एक कदम आगे था। विशेषता बुलबुले एकत्र करने के बाद वांग टेंग ने और अधिक समय नहीं बिताया। वह जेमिनी पैलेस से बाहर चला गया और अगले की ओर बढ़ गया। फ्रोज ने काल को देखा और उसकी उदास हालत देखी। वह उसे दिलासा देना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करे या उससे कैसे बात करे। अंत में वह केवल उसके कंधे पर थपथपा सकता था। फिर वह जल्दी से वांग टेंग के पीछे चला गया, जो पहले ही उसकी नजरों से ओझल हो चुका था। यहाँ कोई है। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन, संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। कैंसर पैलेस। कर्क महल चौथा राशि महल था। यहाँ पहुंचकर वांग टेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के महल में कदम रखा। वह बहुत उत्सुक था कि कर्क महल का ये पवित्र शूरवीर उसे क्या लाभ देगा। 12 राशि महलों को चुनौती देना अब कोई साधारण मुद्दा नहीं रह गया था। यह एक सवाल था कि उसकी क्षमता कितनी बढ़ सकती है। यह बहुत अच्छा होगा यदि वह हर बार एक पवित्र शूरवीर को हराने पर एक दायरे से बेहतर हो सके। जब तक लाभ पर्याप्त होगा, उसका चेहरा वापस आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो सकता, तो इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। उसे अभी भी अपना चेहरा चाहिए था। 12 राशि महलों को हराने से उसे अपनी गरिमा वापस मिल जाएगी। आखिरकार एक शीर्ष प्रतिभा के रूप में उसकी गरिमा अभी भी महत्वपूर्ण थी। उसे आसानी से धमकाया नहीं जाना चाहिए। फ्रोज उसके पीछे पीछे चला गया। उसे नहीं पता था कि वांग टेंग क्या सोच रहा था। अगर उसे पता होता, तो वह मौके पर ही खून की उल्टी कर सकता था। वह आदमी सभी 12 राशियों के महलों को सिर्फ इसलिए हराना चाहता था क्योंकि अरुडीस ने उसे रोक दिया था। क्या उसकी गरिमा इतनी ऊंची थी? फ्रोज चिंतित था। कैंसर पैलेस की रखवाली करने वाला पवित्र युद्धमार्गस योग्यता के मामले में काल के बराबर था। हालांकि उसके कौशल थोड़े अनोखे थे। फ्रोज को आश्चर्य हुआ कि क्या वह वांग टेंग को रोक सकता है। कैंसर पैलेस में एकदम अंधेरा था। गलियारे के अंत में लगी लाइटें भी अंदर नहीं आ पा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे सारी रोशनी निगल ली गई हो। पवित्र योद्धा कहीं नजर नहीं आया। किसी ने उसे रोका भी नहीं। वांग टेंग प्रवेश द्वार से 4 कदम दूर जाकर रुक गया। अपनी स्थिति से अंदर देखने पर उसे गलियारे का दूसरा छोर दिखाई नहीं दे रहा था। जहां भी उसने देखा, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। उसने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि सक्रिय की और अंधेरे में देखा। उसने भौहें सिकोड़ी। कर्क महल के अंधेरे ने उनकी दृष्टि अवरुद्ध कर दी थी। ये पहली बार था। उसे थोड़ा उत्साह महसूस हुआ। अज्ञात चीजें तलाशने लायक थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। सामान्य गुण आत्मा रहित लाभ थे। उनमें उसकी कोई रुचि नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि उसे यहाँ अच्छी फसल मिल सकती है। हो सकता है कि कुछ आश्चर्य भी हो। वांग टेंग मुस्कुराया। अगले ही पल वह सामने के अंधेरे में कदम रख दिया। जैसे ही वह अंदर गया, वो पूरी तरह उसमें डूब गया। फ्रोज, जो उसके पीछे था, उसे अब और नहीं देख पा रहा था। फ्रोज ने चलना बंद कर दिया।
वह उसी स्थान पर खड़ा रहा और लड़ाई के परिणाम की प्रतीक्षा करने लगा। वांग टेंग अंधेरे में धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर संयम था। दूसरे लोग इस अंधेरे और बंद जगह में कुछ देर रहने के बाद हताश और भयभीत हो सकते हैं। अंधकार की शक्ति को कभी कम मत समझो। यहाँ अंतहीन अंधकार के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ बहुत लंबे समय तक रहने के बाद कोई भी अपना धैर्य बनाए रखने में सक्षम नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति टूटा नहीं, तो इसका कारण ये होगा कि वह यहाँ काफी समय तक नहीं रुका था। अगर किसी ने इसे व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया हो तो इसे समझाया जा सकता है। रात के बीच में बाथरूम जाने के लिए जागना और अचानक लाइट बंद हो जाना, व्यक्ति के पास अंधेरे में टटोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। किसी समय वे चलना बंद कर देते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि अंधेरे में कोई उन्हें देख रहा है। वांग टेंग भी ऐसी ही स्थिति का अनुभव कर रहा था। उसे लग रहा था कि वह बहुत समय से अंधेरे में चल रहा है, लेकिन इसका कोई अंत नहीं था। उसे लगा कि उसके आसपास कुछ उसे बुरी नजर से घूर रहा है, उसे अंधेरे में खींच ले जाना चाहता है। हालांकि उसे डर नहीं था। वह जानता था कि यह कैंसर पैलेस के पवित्र शूरवीर की करतूत थी। वह बस थोड़ा हैरान था। कर्क महल का पवित्र योद्धा वास्तव में शक्तिशाली था। आखिरकार वह इस अंधकार को पैदा कर सकता था। क्या यहाँ कोई है? वांग टेंग ने अपना मुंह खोला और चिल्लाया। कोई जवाब नहीं। कोई भी उसे जवाब नहीं देता था। क्या यहाँ कोई है? वांग टेंग ने फिर पूछा। अगर कोई नहीं है तो मैं 3 मिनट बाद फिर पूछूंगा। कोई जवाब नहीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस अंधेरे स्थान का वातावरण जम गया था। वांग टेंग आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद उसने चिल्लाकर पूछा, क्या यहाँ कोई है? समय बिल्कुल सही था, ठीक 3 मिनट। माहौल में भयानक शांति छा गई। अगर कोई नहीं है तो मैं 3 मिनट बाद फिर पूछूंगा, वांग टेंग ने दोहराया। 3 मिनट और बीत गए। वादे के मुताबिक वांग टेंग चिल्लाया, क्या यहाँ कोई है? कोई जवाब नहीं। अगर कोई नहीं है तो मैं 3 मिनट बाद फिर पूछूंगा। यहाँ कोई है? कोई जवाब नहीं। अगर कोई नहीं है तो मैं 3 मिनट बाद फिर पूछूंगा। वांग टेंग बहुत धैर्यवान था। वह लगातार आगे बढ़ता रहा और हर 3 मिनट में लगातार चिल्लाता रहा। यह दिल को छू लेने वाला और परेशान करने वाला था। वह बहुत देर तक चलता रहा। उसे ये भी नहीं पता था कि वह कितनी बार चिल्लाया था। क्या यहाँ कोई है? क्या यहाँ कोई है? उसकी आवाज अंधेरे में गूंज उठी। वांग टेंग को इस खेल की लत लग गई थी। उसने दूसरे पक्ष के जवाब की परवाह किए बिना चिल्लाना जारी रखने की योजना बनाई। 3 मिनट और बीते, फिर उसने अपना मुंह खोला। एड्स बाय पब फ्यूचर। अचानक उसके आसपास रोशनी के हरे बिंदु चमक उठे। शुरू में वे मटर के आकार के थे। धीरे धीरे वे बड़े होते गए। अंत में वे हरे प्रकाश की गेंदों में बदल गए और वांग टेंग के चारों ओर तैरने लगे। अचानक हरे रंग की रोशनी की गेंदों के दिखने से यह क्षेत्र और भी डरावना हो गया। ऐसा लग रहा था कि तापमान कुछ डिग्री गिर गया है। अंधेरे में एक धीमी कराह सुनाई दी। जिसने भी इसे सुना उसके दिल में निराशा की भावना पैदा हो गई। हालांकि वांग टेंग भावशून्य रहा। उसने खुद से ही बड़बड़ाया, जैसे कि उसने अपने आसपास की हरी रोशनी की गेंदों को नहीं देखा। वास्तव में यहाँ कोई है? क्या उसने रोशनी का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि उसे डर था कि मैं अपना रास्ता नहीं ढूंढ पाऊंगा? उसने और रोशनी क्यों नहीं दी? कोई जवाब नहीं। हरे रंग की लौ की गेंदें थोड़ी अस्थिर हो गईं। वे हिंसक रूप से हिलने लगी, मानो वे क्रोधित हों। आपका क्या मतलब है कि आप अपना रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे हैं? क्या ये हरी रोशनियां आपके लिए जगह को रोशन करने के लिए है? क्या आप थोड़ा और अधिक आत्ममुग्ध हो सकते हैं? उफ, बेशर्म। दृश्य के पीछे मौजूद व्यक्ति वांग टेंग की बकबक को और बर्दाश्त नहीं कर सका और आखिरकार उसने कार्रवाई करने का फैसला किया। आग की हरी गेंदों ने पूरे क्षेत्र को डरावनी रोशनी से जगमगा दिया। वांग टेंग ने अंततः अपने आसपास का वातावरण स्पष्ट रूप से देखा। यह कैंसर पैलेस नहीं था। यह एक भयानक कब्रिस्तान था। यह उजाड़, जीर्ण शीर्ण और भयावह था। अचानक खून से सने हाथ जमीन से निकले और वांग टेंग के पैरों को पकड़ लिया। लाशें भी उसकी ओर रेंगने लगी। उनके चेहरे विकृत और भयावह थे। वे दर्द और दुख से भरे हुए लग रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर एक भयावह मुस्कान थी। यह भयानक लग रहा था। एक साधारण व्यक्ति, भले ही वह एक योद्धा ही क्यों न हो, इस दृश्य का सामना शांति से नहीं कर सकता। हालांकि वांग टेंग उदासीन रहा। उसने कोई हरकत नहीं की और डरावनी लाशों को अपनी ओर चढ़ने दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वे मौजूद ही नहीं थी। क्या यह एक भ्रम है? वांग टेंग ने खुद से कहा।
उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को मुक्त किया और उसे फैला दिया। मिनी स्पेस टोर्नेडो। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन, संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। यह कोई भ्रम नहीं है। इस दृश्य ने वांग टेंग को चौंका दिया। वह बेकाबू होकर भौहें सिकोड़ने लगा। जो चीज वास्तव में अस्तित्व में नहीं थी, वह कर्क महल के अंदर क्यों दिखाई दी? अगर यह भ्रम नहीं तो और क्या हो सकता है? लेकिन अगर यह एक भ्रम था, तो उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति से इसे तोड़ने में सक्षम होना चाहिए था, जब तक कि दूसरे व्यक्ति का क्षेत्र उसके क्षेत्र से अधिक ऊंचा न हो। हालांकि ये भी संभव नहीं था। वांग टेंग ने इस विचार को तुरंत नकार दिया। वह अति आत्मविश्वासी नहीं था। ये सच था। ऐसे लोग थे जिनका क्षेत्र उससे कहीं अधिक ऊंचा था, लेकिन वे शायद यहां नहीं दिखाई देते। माउंट सेंट निश्चित रूप से इंपीरियल दायरे की आध्यात्मिक शक्ति को उच्च महत्व देगा। चूंकि आध्यात्मिक शक्ति बेकार है, तो वांग टेंग की आंखें चमक उठी। उसके शरीर में मौजूद शक्ति का विस्फोट हो गया। धमाका। उसके शरीर से अग्नि शक्ति के साथ साथ हरी लपटें भी निकली। वे उसके आसपास की लाशों पर फैल गईं। आह! दर्दनाक चीखें हवा में भर गईं। सभी लाशें जल गईं। जब उन्हें पन्ना की चमकदार लौ ने छुआ, वे राख में बदल गईं और गायब हो गईं। ये लाशें उसकी दिव्य अग्नि के सामने कुछ भी नहीं थी। वांग टेंग आग की लपटों में खड़ा होकर आगे बढ़ा। एड्स बाय पब फ्यूचर। अचानक उसकी आध्यात्मिक शक्ति, जो चारों ओर तैर रही थी, ने इस स्थान के एक निश्चित भाग में हल्का सा भावनात्मक उतार चढ़ाव महसूस किया। तुम्हें ढूंढ लिया। वांग टेंग मुस्कुराया और वहीं गायब हो गया। धमाका। अगले ही पल वह कुछ दूरी पर उसके बाईं ओर आया और हवा में मुक्का मारा। टकराना। पंच किसी चीज से टकराया, जिससे धीमी आवाज उत्पन्न हुई। फोर्स विस्फोट के बीच हवा से एक आकृति प्रकट हुई। उसके हाथ छाती के सामने क्रॉस किए हुए थे। कुछ कदम पीछे हटने के बाद वह रुक गया। यह एक युवक था जिसने दिव्य नक्षत्र कवच पहना हुआ था। उसने अपनी आंखों में घबराहट के साथ वांग टेंग को गंभीरता से देखा। तुमने मुझे कैसे ढूंढा? मार्गस ने पूछा और चुपके से अपने हाथ नीचे कर लिए। उसके शरीर में शक्ति प्रवाहित हुई और उसने अपने शरीर में घुसे हुए तीव्र कंपन को दूर किया। अंदाजा लगाओ। वांग टेंग ने उस आदमी को देखा और मुस्कुराया। दूसरे पक्ष ने सोचा कि उसके भावनात्मक उतार चढ़ाव का पता नहीं चलेगा, लेकिन वह नहीं जानता था कि वांग टेंग की आध्यात्मिक शक्ति कितनी शक्तिशाली थी। यह मामूली हरकत उसे पकड़ने के लिए पर्याप्त थी। मार्गस निराश था। जिया देश का ये युवक दुष्ट था। वह चिल्लाता रहा, पूछता रहा कि क्या कोई यहाँ है। उसकी आवाज किसी आत्मा जैसी थी। उसके कारण वह लगभग अपना संयम खो बैठा था। उसके मन में क्या चल रहा था? क्या तुम नहीं जानना चाहते कि यह कहाँ है? मार्गस अचानक मुस्कुराया। उसके चेहरे पर व्यंग्य था। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपसे पूछूं? वांग टेंग ने कहा, मैं नहीं पूछूंगा। मार्गस ने उस चिड़चिड़े चेहरे को देखते हुए अपने होठों के कोनों को हिलते हुए महसूस किया। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि यह कहाँ है। मैं इसे तोड़ दूंगा, वांग टेंग ने शांति से कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। कितना घमंडी। मार्गस ने नाक भान सिकोड़ी। कोशिश करो। अगर तुम यहां से निकल सको तो मैं तुम्हें दादा कहूंगी। रुको। वांग टेंग ने अचानक अपना सेल फोन निकाला और स्क्रीन दबाई। ठीक है, जो तुमने अभी कहा है उसे दोहराओ। मार्गस दंग रह गई। तुम क्या कर रहे हो? ये कुछ भी नहीं है। बस जो तुमने कहा है उसे दोहराओ, वांग टेंग ने गंभीरता से कहा। NO12BIN.CO। क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो? मार्गस का चेहरा बदसूरत हो गया। तुमने मुझे गलत समझा। मुझे बस डर है कि बाद में तुम्हें अपने शब्दों पर पछतावा होगा, वांग टेंग ने जवाब दिया। अफसोस, मार्गस ने हंसते हुए कहा। यही मैंने कहा है। अगर तुम इस अंतर को तोड़ सकते हो, तो मैं तुम्हें सिर्फ एक बार दादा नहीं, बल्कि 10 बार या 100 बार दादा कहूंगी। मैं जो कहती हूँ, वही सच कहती हूँ। बहुत बढ़िया। मुझे तुम्हारा आत्मविश्वास पसंद है। वांग टेंग ने अपने शब्दों को रिकॉर्ड करने के बाद अपना सेल फोन रख लिया और मार्गस को प्रशंसा भरी नजरों से देखा। उसने मार्गस से सिर्फ इसलिए बात नहीं की क्योंकि वह उसे गुस्सा दिलाना चाहता था। वह तो उसे खुद को प्रकट करने के लिए मजबूर करना चाहता था। यद्यपि उन्होंने ज्यादा उपयोगी जानकारी नहीं दी, लेकिन वांग टेंग ने यह पता लगा लिया कि यह कोई दूसरा स्थान है। वांग टेंग को एक विचार आया। यह स्थान एक अंतरिक्ष टुकड़ा हो सकता है। कर्क महल के पवित्र शूरवीर ने विशेष साधनों का उपयोग करके अंतरिक्ष टुकड़े का उपयोग किया और इसे इस कब्रिस्तान में बदल दिया। उन्होंने इसका उपयोग अपने प्रतिद्वंद्वी को नियंत्रित करने और हराने के लिए किया। यह एक रहस्यमय तरीका था जिसे समझना मुश्किल था। आखिरकार, बहुत से लोग अंतरिक्ष पर नियंत्रण नहीं कर सकते।
रुको, इसका मतलब ये था कि कर्क महल के पवित्र शूरवीर के पास संभवतः अंतरिक्ष प्रतिभा थी। वांग टेन की आंखें चमक उठी। उसने बहुत समय से अंतरिक्ष की विशेषताएं नहीं देखी थी। क्या वह आखिरकार उन्हें फिर से देखने वाला था? जब वांग टेंग उसे देख रहा था तो मार्गस को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। उसकी नजर इतनी अजीब क्यों थी? एड्स बाय पब फ्यूचर। ऐसा लग रहा था मानो वह उसे जिंदा ही खाल उधेड़ना चाहता हो। क्या उसे कोई अजीबोगरीब शौक था? वांग टेंग ने कोई समय बर्बाद करने की योजना नहीं बनाई थी। अंतरिक्ष प्रतिभा, जिसका उसने लंबे समय से उपयोग नहीं किया था, अंततः सक्रिय हो गई थी। अंतरिक्ष कौशल को नष्ट करने के लिए अंतरिक्ष कौशल का उपयोग करना सबसे अच्छा समाधान था। दुर्भाग्य से मार्गस के लिए वांग टेन के पास अंतरिक्ष प्रतिभा भी थी। इसके अलावा वह कमजोर नहीं था। जब उसने अपनी हथेली फैलाई तो उस पर अंतरिक्ष शक्ति एकत्रित होने लगी। उसकी हथेली के ऊपर की हवा कंपन करने लगी और घूमने लगी। यह तेजी से घूमता रहा और धीरे धीरे एक अंतरिक्ष बवंडर में बदल गया। यह एक छोटा अंतरिक्ष बवंडर था। एक बड़े अंतरिक्ष बवंडर का निर्माण करना आसान नहीं था, लेकिन एक छोटा बवंडर बनाना अभी भी संभव था। मार्गस एक तरफ खड़ा होकर ये तमाशा देख रहा था, लेकिन इस समय उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं, और उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। अंतरिक्ष की शक्ति। मार्गस को यकीन नहीं हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई दूसरा व्यक्ति अंतरिक्ष शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। साथ ही वांग टेन की हथेली के ऊपर हिंसक स्थानिक उतार चढ़ाव ने उसे डरा दिया। उसकी भौहें उछलती रहीं और उसे बुरा लग रहा था। मुझे उसे रोकना ही होगा, वह आश्चर्य से बोला। इस विचार को ध्यान में रखते हुए कई लाशें जमीन से निकली और वांग टेंग पर टूट पड़ी। वह बैठा इंतजार नहीं कर सका। एक कदम आगे बढ़कर वह वांग टेंग की ओर बढ़ गया। धमाका। एक शक्तिशाली आभा वांग टेंग की ओर उमड़ पड़ी। अपना सिर उठाते ही उसकी पन्ना जैसी चमकदार ज्वाला उसके चारों ओर हवा में फैल गई और उन लाशों को जलाकर राख कर दिया। मरो, मार्गस गुस्से में चिल्लाया और वांग टेंग की हथेली पर पंजा मार दिया। बहुत देर हो चुकी है। वांग टेंग ने अपनी उंगली हिलाई। मिनी स्पेस टोर्नेडो अंधेरे में डूब गया। धमाका। कुछ ही देर बाद धमाकों ने जगह को हिलाकर रख दिया और उनके आसपास की जगह धीरे धीरे ढहने लगी। अंधेरा, लाशें, कब्रिस्तान, सब कुछ रोशनी के बिंदुओं में बदल गया और धीरे धीरे गायब हो गया। नहीं, मार्गस ने दांत पीस लिए, उसकी आंखें क्रोध से बड़ी हो गईं और वह उग्रता से चिल्लाया। विस्फोटों के दौरान उसका शरीर भी स्थानिक शक्ति से बह गया। उसे हिंसक तरीके से पीछे फेंक दिया गया। फ्रोज ने बाहरी दुनिया से उसकी तीखी चीख सुनी और कांप उठा। वह कहने से पहले झिझका, यह मार्गस की तरह लग रहा था। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, उसने देखा कि उसके सामने का अंधेरा बहुत तेजी से छट रहा था। उसके सामने का स्थान विकृत हो गया और अंधेरे को अपने अंदर समाहित कर रहा था। कर्क महल धीरे धीरे अपने सामान्य रूप में वापस आ गया।